Good morning. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning. Just a second. Uh, okay. 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 Uh, so let's continue with these conditions only, you know, and today we will try to cover up it all. Uh, okay. Okay. So yesterday we talked till the epilepsy and we talked about different types of seizures and all ना हमने सीजर्स के बारे में बात कर रहे थे. आई होप यहाँ तक क्लियर है हमें. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. व्हील चेयर्स के बारे में पढ़ा था किसी ने? तो थोड़ा थोड़ा देखा था थोड़ा मैंने. थोड़ा आपने देखा था. ओके ठीक है. तो ऐसा करते हैं कि एक बार इसको कवर अप कर लेते हैं. आज तो टाइम नहीं मिलेगा व्हील चेयर के लिए, बट वी विल सी कि मे बी बाय द एंड ऑफ, क्योंकि नाउ लाइक आफ्टर दिस क्लास विल बी लेफ्ट विथ यू कैन से 5 और 6 क्लासेज जिसमें हम इलेक्ट्रो एक्सरसाइज कवर कर लेंगे एंड देन वी विल बी डन विद ऑल द क्लासेस. तो उसके बाद में विल फिगर आउट कि एक आध दिन हम रख लेंगे फॉर लाइक ऑल द डाउट्स एंड ऑल दैट, या कोई डाउटफुल सर कोई टॉपिक. वो उसमें पीएनएफ और रिफ्लेक्स और क्या वो पर्सनल ड्रेनेज उसका भी आपने पीडीएफ दिया तो वो नहीं पढ़ाओगे क्या? मैंने क्या कहते हैं टाइम टेबल में उस तरह से बनाया था ना कि जो पीएनएफ पोस्टल ट्रेनिंग है उसका मैंने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है. बट मतलब आपने आपने उसको रीड किया क्या? एक बार उसको आपने पढ़ा? एक बार उसको उसको पढ़ लेना. उसको मैंने बहुत सिंपल वे में उसमें दिया हुआ है. या ऐसा कर लेते हैं जो जो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक क्लास हम रख रहे हैं उसके लिए. तो इन दैट क्लास लाइक वी कैन हैव एन ओवरव्यू ऑफ ऑल दोज टॉपिक्स अलॉन्ग विद दैट जो डाउटफुल कंसेप्ट या कुछ है तो जब बस आप वो रेडी रखना. तो आई थिंक वो थोड़ा सेशन थोड़ा लंबा चलेगा बिकॉज अगर अगर आपके डाउट्स थोड़े बहुत टॉपिक्स कुछ ज़्यादा हुए एंड उसके अलावा जैसे व्हील चेयर हो गया या फिर जो मिसलेनियस टॉपिक्स वगैरह जो हमारे कुछ है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे उस पर्टिकुलर क्लास में. ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं. ओके. Okay. ठीक है. ओके. ओके सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस थिंग. ओके तो सेरिबेलर सिंड्रोम्स, मैंने आपको बताया था ना, आई हैड पेशेंट विथ अ ट्यूमर इन द सेरिबेलम, है ना. तो वी कैन से दैट एनी कंडीशन जहाँ पे जो सेरिबेलम है, द सेरिबेलम इज गेटिंग अफेक्टेड, है ना. तो इन दैट केस वी कैन कॉल इट एज सेरिबेलर सिंड्रोम. एंड सिंड्रोम अगर हम टर्म यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स कि इट इज़ अ combination of all different things that we can talk about, we can possibly talk about अगर हम cerebellum के बारे में बात कर रहे हैं. तो cerebellum we know ना, cerebellum has a function. क्या क्या फंक्शन होता होगा cerebellum का? बार बार रिपीट कर रहे हैं हम सेम बैलेंस चीज़. कोऑर्डिनेशन मसल टोन में. हाँ. बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में. बैलेंस, मसल टोन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, स्पीड एंड ऑल दैट, जजमेंट हो गया, है ना. वो सारी चीज़ें जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ द सेरेबेलम है. तो ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स विल बी अफेक्टेड इफ द सेरेबेलम इज अफेक्टेड ना. तो मेनली वी विल सी देयर विल बी इन कोऑर्डिनेशन. अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स है, देखो ये तो हमें आइडिया है इसके बारे में. द स्पीच विल बी स्लर्ड ऑफ कोर्स. द लिम मूवमेंट विल बी एबनॉर्मल, है ना. एज सेम साइड. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि इफ़ आई आस्क यू कि अगर राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेबेलम अगर अफेक्टेड है तो इन दैट केस हमें इन कोऑर्डिनेशन एंड ऑल दैट जो सिंड्रोम्स है वो राइट हाफ ऑफ द बॉडी पे देखने को मिलेगा ना. अनलाइक द सेरेब्रम में हमने देखा था देयर वाज क्रॉसिंग ओवर ऑफ द डिसेंडिंग एज वेल एज द असेंडिंग ट्रैक्ट्स. सबको याद है सेरेब्रम की अगर हम बात करते हैं ना, है ना, तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स दे वर क्रॉसिंग ओवर. एंड अगर उसमें हम प्रिसाइजली देखते तो असेंडिंग ट्रैक्ट जो है, जो कि सेंसरी ट्रैक्ट्स है, वो क्रॉस कहाँ पे करते होंगे? स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, है ना, जहाँ जहाँ वो एंटर करते हैं थ्रू द एफरेंट नर्व रूट इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे क्रॉस करके उसके बाद ऊपर की तरफ जाते हैं ना, ब्रेन की तरफ, मतलब कॉन्ट्रोलेटरल साइड ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर की तरफ. एंड जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है वो कहाँ पे क्रॉस करता होगा? हाँ, मेडुला बिलो द, ऑब्लिंगेटा. हाँ कुछ ऐसे होता है ना, मिड बिलो द मेडुला ऑब्लोंगेटा, या कहीं पे लिखा होता है एट द लेवल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड ऑल दैट, और एट द लेवल ऑफ ब्रेन स्टेम एंड ऑल दैट. तो वहाँ पे वी कैन सी कि कमिंग फ्रॉम द, लेट्स से फ्रॉम द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम एंड देन क्रॉसिंग ओवर एट द लेवल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड देन कॉन्ट्रालेटरल साइड पे वो अपने इफेक्टर मसल या ऑर्गन जो भी है उसको सप्लाई करता है वो ना, है ना. तो अगेन तो इट इज़ कॉन्ट्रालेटरल. लेकिन सेरेब्रम की अगर हम, सेरेबेलम की अगर हम बात करें वहाँ पे इट इज़ इप्सिलेटरल ना. राइट हेमिस्फीयर इज फॉर द राइट हाफ ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर इज फॉर द लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी. एंड सेंटर में एक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था सेरेबेलम में,
किसी को याद है? वर्मिक्स, हाँ Comics. है ना, Comics. वर्मिक्स, वर्मिक्स पढ़ा था हमने। तो वर्मिक्स इज मेनली फॉर द ट्रंक कंट्रोल, द ट्रंक के लिए हमारा मेनली द वर्मिक्स एरिया इन द सेंटर ऑफ द सेरेबेलम एंड आउटर पार्ट ऑफ द सेरेबेलम एंड इनर पार्ट ऑफ द सेरेबेलम। इनर पार्ट ऑफ द सेरेबेलम क्या है, वाइट मैटर की ग्रे मैटर? White matter. या एग्जैक्टली, इट इज द वाइट मैटर एंड आउटर इज द ग्रे मैटर, ठीक है, ओके। एंड इसके अलावा फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं सेरेबेलम में कि नहीं? सेरेबेलर फोल्ड्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, एग्जैक्टली होते हैं उसमें, जस्ट लाइक द सेरेब्रम। एंड इसके अलावा वहाँ पे हमारे पास फिशर्स एंड ऑल दैट, ट्रांसवर्स फिशर एंड ये सारे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं ना इनके नाम पहले। ओके, तो वी कैन सी, मतलब ये सारे इन कोऑर्डिनेशन ऑल दैट, देयर इज दिस टर्म दैट इज कॉल्ड एज सेरिबेलर एटेक्सिया, ऑफ कोर्स, व्हिच मींस कि there is disequilibrium, or you can say when the person like in balance control and all that, agar if the person is not able to perform it properly, so that we can call it as cerebellar ataxia. Okay, so cannot judge the distance and all that, this we know. Now this thing is important, this is called as dysdiadochokinesia. Dysdiadochokinesia basically means when we ask the person with cerebellar syndrome to perform some like activity जिसमें alternate activities, जैसे alternate means कि जैसे डोर नॉब को पहले एक बार राइट की तरफ टर्न करना फिर लेफ्ट की तरफ टर्न करना, मतलब ऑल्टरनेट है ना, पहले एक बार राइट फिर लेफ्ट। लाइकवाइज इफ़ यू आस्क द पर्सन टू लाइक क्लैप फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से, एंड देन उसके बाद में डॉर्सल पार्ट ऑफ द हैंड से क्लैप करना, लाइक समवट लाइक दिस, है ना। अगर हम पर्सन को बोल रहे हैं पहले इस तरह क्लैप करना, उसके बाद फिर इस तरह से, है ना, तो लाइक समथिंग लाइक दिस। तो अगेन ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ के लिए अगर हम पर्सन को बोलते हैं, या फिर इफ़ यू आस्क द पर्सन टू लाइक टैप द फुट, है ना, or if you ask the person to like utter some terms, है ना, मतलब alternately, so in that case we can see that the person is not able to perform these alternate actions, the person is not able to perform this because of the cerebellar syndrome, and because there is incoordination and slurred speech and all that, because of that the person won't be able to perform that, and that condition is called as dysdiadochokinesia। थोड़ा बड़ा सा टर्म है बस, dysdiadochokinesia। आई होप सबको ये टर्म क्लियर हुआ, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, एंड दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ सेरिबेलर सिंड्रोम। एंड बाकी तो आई थिंक इट इज लाइक एविडेंट कि बाकी सब चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं जो कि फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम है वही यहाँ पे अफेक्टेड हमें मिल रही है। ओके, आगे बढ़ूँ मैं? ओके, Yes, sir. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, so okay, now coming up to the Bell's palsy। first of all, Bell's palsy भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Bell's palsy, is it upper motor or lower motor? Lower motor. It is lower motor, and why we are calling it as a lower motor? Because हाँ, Cranial nerve 7 arise from the brainstem. yeah, because it is because of the affection of the cranial nerve 7, and which is the lower motor neuron, ना? Just like the peripheral nerves, तो हमारा जो 7th cranial nerve है, that is also a lower motor, that's why it is a lower motor neuron lesion, and where we can see all these muscles and drooping and all that. We can see the saliva coming out from the mouth, and the person won't be able to need to clean it again and again, and tears might be coming out of the eye, and there is drooping of the eyelids, and you can say drooping of the facial structure as a whole, है ना। तो that is basically the Bell's palsy, and that is a lower motor neuron lesion। अब अगर lower motor neuron lesion है तो we must know all the features of lower motor neuron lesion, ना। तो like spasticity होगी या flaccidity होगी? The flaccidity. फ्लैसिलिटी होगी। इसके अलावा वही अगेन सेम चीज़ है, अगर रिफ्लेक्सेस हम टेस्ट करते तो रिफ्लेक्सेस हाइपर की हाइपो Or reflex. हाइपो रिफ्लेक्सिया, ना। ओके, ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन वी कैन सी इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी, ठीक है। लाइकवाइज we can see if there is any affection of the you can say structures जो कि हमारा ब्रेन से आ रहा है, मतलब all the tracts coming like again supplying the facial structure from the brain, so in that case we can call it as Horner syndrome, and we can say that is a upper motor neuron lesion। so again we can see paralysis of the facial muscles, but now this time it is an upper motor neuron lesion, so that in that case we can call it as Horner syndrome। लेकिन if it is because of the 7th cranial nerve, in that case we can call it as the Bell's palsy, ठीक है। कोई केस देखा है आपने बेल्स पाल्सी का? किसी ने देखा हो इंटर्नशिप Yes, में या sir. कहीं पे? निशा, आपने देखा है ना? तो लाइक Yes, sir. वाज इट अ यंग इंडिविजुअल या फिर ओल्डर इंडिविजुअल था? आई थिंक मोस्टली यंग में हम देखते हैं। Sir, दोनों थे। ओके, दोनों में आपने देखा है, दोनों ठीक है।
ओके तो मतलब इट्स लाइक कि उनका अगर आप पेशेंट हिस्ट्री लेते हो कुछ तो लाइक इवन दे आर ऑल्सो शॉक कि बिल्कुल नॉर्मल थे मतलब 2 दिन पहले एंड सडनली फेशियल स्ट्रक्चर मतलब एकदम से ड्रूपिंग देखने को मिला एंड वो सब एंड कोई हिस्ट्री ना कोई मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ ना कुछ हुआ मतलब इस तरह से वो अपना प्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को एंड सडनली फेशियल तो इट इज़ मेनली बिकॉज कि द क्रेनियल नर्व 7 जो है इट इज़ there is a damage of the cranial nerve 7 that might be because of any reason है ना तो in that case we can see that there is drooping of these structures ठीक है okay now coming up to this तो this इसमें बेल्स पैल्सी में हम्म हम्म तो ये बेल्स पैल्सी में पैटर्न में जाता है क्या वो कोई बता रहा था पहले टेस्ट गया फिर आई मूवमेंट गई मतलब वो आंख का हुआ कोई और हाँ पेशेंट बता रहा था पहले आंख फोरहेड का गया फिर माउथ का गया ऐसे मतलब पहले पहले आई आई की ड्रूपिंग हुई आई डोंट नो मच अबाउट दैट कि मतलब अगर कोई पैटर्न में जाता है बट आई थिंक एज अ होल सारे स्ट्रक्चर्स बिकॉज जैसे मैंने जो पेशेंट देखे हैं विद बेल्स पाल्सी तो उनमें तो आई मतलब ऐसा कि मतलब एज अ होल मतलब उन्होंने कंप्लेन किया कि एक साथ ही सारे स्ट्रक्चर्स हुआ बट आपने कोई पैटर्न में देखा है क्या मेरे भी पेशेंट्स हाँ उनका भी स्लो स्लो बेल्स पाल्सी में गया। ओके अगर पहले आई होगा। ओके अगर अगर कोई पैटर्न है तो वी नीड टू लुक फॉर दैट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ कि अगर कोई पैटर्न में बेल्स पाल्सी अगर हमें देखने को मिलता है तो ठीक है आपको कोई आइडिया इसके बारे में ऐसा कुछ होता है नो सर मैंने पूछा था तो हिस्ट्री बता रहे थे कि पहले किस दो ने हाँ अलग अलग बताया ओके तो ओके वी नीड टू चेक दैट कि इफ देयर इज एनी पैटर्न और समथिंग तो वी नीड टू लुक इनटू दैट बट लाइक आई नॉट रेड अबाउट इट कि अगर अगर कहीं पे मतलब अगर जैसे मैंने मतलब जैसे इंद्रवीर सिंह है कहीं पे भी अगर पढ़ा है तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पैटर्न्स वगैरह के बारे में तो नहीं पढ़ा बट मे बी हाँ पैटर्न अगर हो सकता है अगर अगर आप ऐसे इस तरह से कह रहे हो बट जो मैंने केसेस देखे वहाँ पे तो लाइक द कंप्लेंट ऑफ दिस थिंग हैपनिंग ऑल ऑफ अ सडन तो बट ठीक है वी कैन सी दिस कि अगर अगर कोई पैटर्न है तो वी कैन टॉक अबाउट दैट ठीक है देख लेते हैं हम क्लास के बाद में देख लेते हैं वो चीज़ ठीक है ओके यस सर ठीक है ओके तो दैट इज बेसिकली द बेल्स पाल्सी ओके नाउ आई थिंक सर हाँ हार्नर सिंड्रोम क्या होता है सर? हम्म हार्नर सिंड्रोम क्या होता है? Horner syndrome is basically if there is like affection of the tracts मतलब like which are coming up from the brain like the cerebral structures है जो मतलब जो tracts are and if there is any affection of those tracts in that case we can say that is Horner syndrome. So again, the tract supplying the facial muscles, but they're directly like coming up from the brain because of course we know ना कि हमारा frontal lobe जो है frontal lobe से हमारे मतलब structures जो है जो tracts है वो आएंगे for the supply of the facial structures and facial muscles. So if there is any affection of those tracts in that case we can say that is Horner syndrome. तो अगर अगर उन ट्रैक्ट्स में कोई अफेक्शन होगा तो इन दैट केस ऑफ कोर्स वहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हमें मिलेगा ना दैन द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ठीक है ओके आगे बढ़ूँ मैं यस ओके सर सर। ओके ठीक है ओके नेक्स्ट वन दिस इज द एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस है ना और यू कैन से एएलएस तो एएलएस के लिए वी नीड टू लाइक वी डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स है ना तो इसमें हमने बात करी थी स्टीफन हॉकिंग द साइंटिस्ट है ना ही हैड दिस कंडीशन तो लाइक हैव यू सीन एनी वीडियो और एनी पिक्चर ऑफ हिम स्टीफन हॉकिंग का किसी ने देखा है कोई फोटो या कोई वीडियो या समथिंग हाँ किसी ने नहीं सर देखा देखा है सर देखा है देखा है ना तो लाइक इफ आई आस्क यू लाइक मसल कंट्रोल कैसा था उनका लाइक हाउ वाज द मसल कंट्रोल एंड ऑल दैट तो लाइक हिज बॉडी वाज इन कंप्लीट पैरालिसिस ना he was not able to move a single part of the body just except maybe some part of the head and like except that he was not able to move the body at all and उसके अलावा the mental functioning is normal and all these things there is mainly the degeneration of the motor neurons or you can call it as motor neuron disease as well the motor neuron disease or you can call it as the Greg's disease as well. Okay? Greg's like these are the other names for amyotrophic lateral sclerosis. Again, speech is also affected. No? His speech was also affected. Do you know this thing? Like he had this chair, जहाँ से just like he connected all like his I don't know how like he connected his nerves
with the like there was a proper surgery जहाँ पे nerves जो था उन्होंने कुछ wiring है उससे उससे connect किया था basically like whatever he used to think तो it used to come up on the screen of the wheelchair and the जो speaker लगे हुए थे wheelchair पे it used to speak that thing. आपको idea है उसके बारे में? आपने देखा है कभी कोई वीडियो में? सर देखा है है ना? मॉडिफाइड व्हीलचेयर थी हाँ, it was a modified wheelchair and like it was so high tech कि मतलब whatever he used to think and like it used to come up on the speaker and all that. तो he used to speak like this that only कि मतलब whatever you used to think तो वो सब जो व्हील चेयर पे मतलब जो स्पीकर एंड ऑल दैट जो था तो वहाँ से वो आवाज़ मतलब आती थी एंड लाइकवाइज पीपल यूज टू टॉक टू हिम तो इट वाज लाइक रियली स्ट्रेंज एंड एस्टोनिशिंग एज वेल तो मतलब यू कैन जस्ट लुक इनटू दिस कि उस टाइप की व्हील चेयर है क्या थी उसका सिस्टम क्या था किस तरह से काम करता था यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट एज वेल तो बट बेसिकली हिज ओन स्पीच इट वाज इफेक्टेड एंड बट द अवेयरनेस इज फुल है ना अवेयरनेस इज फुल he was completely aware. Okay, so those are all the things that we can talk about. Now the exact cause again for this particular condition, the exact cause is unknown, but we can talk about various different factors like we can say that there might be any kind of genetic mutation or we can say there might be like heavy metal inhalation like in like let's say if the person is in the industrial area तो वहाँ पे there are some heavy metals in the air which might get inhaled by the individual and eventually because of that the person might develop some neurological disorders ना तो like that can be the reason इसके अलावा like if there is exposure to some electromagnetic fields or exposure to pesticides or something so in that case we can say that might be the reason for this thing but still the exact cause for ALS is still unknown right now ठीक है I hope you are clear with this particular condition the ALS Yes, sir. okay now talking about the Huntington's disease okay this is really like interesting तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक है जेनेटिक डिसऑर्डर है कैन इट लाइक गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स के 2-3 एग्जांपल कौन सा हो सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस डीएमडी हाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉ हाँ एग्जैक्टली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी है हाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी हो सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है हीमोफीलिया हो सकता है ना थैलेसीमिया हो सकता है थैलेसीमिया हो सकता है इसके अलावा और कौन सी होती है लाइक देयर आर वास्ट लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल दीज कंडीशंस कौन सा डाउन सिंड्रोम हाँ डाउन सिंड्रोम हो गया हाँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया एंड कौन सा होता है वो टर्नर सिंड्रोम एंड ऑल दैट सो दैट इज बेसिकली सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स एंड डाउन सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है कौन सा क्रोमोसोम 21 होता है ना डाउन सिंड्रोम में हाँ देर इज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 ट्राइसोमी कोई बताएगा मेरे को ट्राइसोमी क्या होता होगा ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स होते हैं हाँ ट्रिपलेट बन जाता है मतलब नॉर्मली हमारे पास कपल में पेयर प्रेजेंट होता है ना दो क्रोमोसोम मिलके एक मतलब दो मतलब पेयर ऑफ या मतलब क्रोमोसोम्स मिलके एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं तो वी कैन सी वहाँ पे एक कॉपी और अगर बन जाते हैं ट्रिपलेट अगर हो जाता है तो इन दैट केस वी कैन कॉल इट एज ट्राइसोमी तो अगेन दैट कैन लीड टू डाउन सिंड्रोम जहाँ पे you can see that furrowed tongue and round shape like face and all that and mental retardation and all that is the Down syndrome. Okay, here we can see in this particular case mainly यहाँ पे we can see it is a neurodegenerative again the neurological structures they are going into degeneration and because of that we can see all these things that we can talk about like abnormal movement and like there is incoordination and there might be डिप्रेशन यू कैन सी डिमेंशिया अभी हम डिमेंशिया पे आते हैं डिमेंशिया क्या होता है डेलीरियम क्या होता है ठीक है वी कैन सी ऑल दीज थिंग्स एंड अलॉन्ग विद दैट वी कैन सी दैट यहाँ पे देखो दो टर्म्स है एक है कोरिया एंड एक है एथिटोसिस एंड कोरिया दे आर बेसिकली बोथ द टर्म्स आर रिलेटेड टू द मूवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड जस्ट रिमेंबर दिस कि एथिटोसिस मीन्स स्नेक लाइक मूवमेंट है ना एंड इसके अलावा कोरिया आफ्टर द क्लास आई विल जस्ट सेंड अ वीडियो उस वीडियो में आप जस्ट देखना एक बार कि एथिटोसिस की मूवमेंट कैसी होती है राइट नाउ आई कैन शो दिस कि एथिटोसिस कैसा होता है लेकिन आई कैन सेंड यू अ वीडियो आफ्टर दिस क्लास उसमें भी यू कैन लाइक सी कि एथिटोसिस बेसिकली स्नेक लाइक मूवमेंट एंड कोरिया इट इज बेसिकली डांसिंग लाइक मूवमेंट अ पर्सन डजंट हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द ओवर द बॉडी मूवमेंट्स एंड the individual shows dance like movement that is called as chorea and ethetosis ठीक है so these are the things that we can possibly talk about in case of neurodegeneration but the cause of neurodegeneration why how there is this degeneration of these neurological structures for that we can talk about
For that we can talk about a particular codon, that is the CAG, or you can call it as the glutamine. I think हमने इसकी स्टार्टिंग में एक बार बात करी है कि नहीं करी है, आई डोंट रिमेंबर, बट हमारे जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हमारे पास कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, सबको याद, मतलब याद है, हमने हमने स्कूल में पढ़ा होगा ये सब, आई थिंक Yes. 12th में था, कितनी 11th में, आई डोंट रिमेंबर, बट है ना, जहाँ पे कोडॉन्स, तो एक स्टार्ट कोडॉन होता है एंड उसके बाद एक एंड कोडॉन होता है ना, एंड फिर यहाँ पे AUG, AGG, UAG, मतलब इसके अलग अलग नाम होते हैं, ग्लूटामीन, मिथियोनिन, है ना, ऐसे अलग अलग करके नाम होते हैं, दीज आर डिफरेंट कोडॉन्स जो कि अलग अलग सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग वी कैन सी कि जो इंडिविजुअल है उसका जेनेटिक मेकअप इस तरह से देखने को मिलता है, एंड इफ देर इज़ any deviation from that normal you can say sequence of codons, so in that case we can talk about various different conditions, and उसमें we can talk about different types of mutations, मतलब अलग अलग mutations हमें देखने को मिल सकते हैं. there can be, आपने अगर नाम सुना हो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, या फिर एक होता है नॉन सेंस म्यूटेशन, है ना, या फिर एक मतलब अलग अलग टाइप की म्यूटेशंस होते हैं, आपने नाम सुना इनका? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, ये सब देखो इस तरह से रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन टर्म एक जगह और आगे आएगा, मैं एक बार यहाँ पे इमेज में दिखाता हूँ. सर हाँ. डीएमडी में हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? शिफ्ट म्यूटेशन एंड नॉन सेंस ड्यूचेन म्यूटेशन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. हाँ, DMD में हम देख सकते हैं ना, एग्जैक्टली. तो बट द थिंग इज दैट अगर, sir. है ना, तो ये हम DNA के स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं ना, दिस इज अ पर्टिकुलर स्ट्रैंड, जैसे यहाँ पे RNA इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, तो RNA के स्ट्रैंड के बारे में बात करें, या फिर दो मतलब अगर ऐसे एक स्ट्रैंड आ जाए दैट इज कॉल्ड एज DNA. तो इन दैट केस वी कैन सी, जैसे यहाँ पे ट्रिपलेट्स में, जैसे ये एक हमारा एक कोडॉन है, मतलब GCU, देन वी कैन टॉक अबाउट ACG, ऐसे GAG, तो ऐसे अलग अलग कोडॉन्स होते हैं, एंड वी कैन सी, लेट्स से अगर ये पूरा का पूरा फ्रेम, मतलब लेट्स से ये वाला जो है दैट इज ACG, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ से हट के कहीं और शिफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. इसके अलावा हमारा दूसरा हो सकता है नॉन सेंस म्यूटेशन, मतलब दैट मीन्स कि कोई भी एक पर्टिकुलर, मतलब G उठ के या फिर C उठ के, कोई भी कहीं भी हैफेजडली किसी भी तरह से किसी भी तरफ म्यूटेशन हो गया, किसी भी तरफ चला गया, दैट इज कॉल्ड एज नॉन सेंस म्यूटेशन. ऐसी अलग अलग टाइप की म्यूटेशन हमें देखने को मिलते हैं ना. तो बिकॉज ऑफ दोज म्यूटेशंस वी कैन सी हमारा जो जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में अलग अलग हमें डिफॉर्मिटीज़ या फिर अलग अलग कंडीशंस के बारे में हम बात कर सकते हैं ना, जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं. एंड म्यूटेशन क्यों होता होगा, कोई बता सकते हैं म्यूटेशन क्यों होता होगा? मतलब if the person is prone to some of the like radiations, है ना, कुछ radiations के अगर prone है, मतलब mainly we can talk about radioactive radiations, तो और we can talk about those radiations जिनकी frequency या फिर जिनकी frequency बहुत ज़्यादा है, या जिनकी wavelength बहुत कम है. अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो देयर वी कैन टॉक अबाउट वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स ना. गामा वेव्स होते हैं, देन हमारे एक्स वेव्स होते हैं, उसके बाद हमारा विजिबल लाइट होता है. आई थिंक अब सबने नाम सुना होगा, सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये सब, है ना, है ना. देन उसके बाद रेडियो वेव्स के बारे में बात कर सकते हैं हम, माइक्रो वेव्स होता है ना, इसको याद इस तरह से हम कर सकते हैं. इसकी हम बात करेंगे इलेक्ट्रो में प्रॉपर, लेकिन वी कैन सी इसको मैंने याद ऐसे किया है, GXUVIMR, दैट इज़ गामा, देन X is X-ray, UV, then visible, infrared, microwaves and then radio waves. तो इफ़ आई आस्क यू कि अगर एक पर्सन को रेडियो वेव्स के अंदर अगर हम मतलब रखते हैं, एंड दूसरा इंडिविजुअल है जिसको हम गामा वेव्स के अंदर मतलब प्रोन रखते हैं, तो कौन से इंडिविजुअल में हमें म्यूटेशन देखने का चांसेस ज़्यादा है? किसी को आइडिया? गामा वेव्स, एग्जैक्टली, बिकॉज गामा वेव्स एंड रेडियो वेव्स तो हम अभी भी रेडियो वेव से हम सराउंडेड है, जो हमारा मोबाइल फ़ोन का वेव्स है, एंड उसके अलावा जो भी मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी पे जो रहता है, मतलब जैसे जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वेवलेंथ हमारा क्या होता है, जैसे हमारा हर जो वेव होता है वो साइनोसाइडल फॉर्म में होता है ना, इस तरह से हमारे वेव्स ट्रैवल करते हैं ना. तो इट मीन्स कि दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द वेव लेंथ. एक वेव की कितनी लेंथ है, एंड गामा वेव्स की रेडियो वेव्स की अगर हम बात करते हैं, रेडियो वेव्स का वेवलेंथ जो होता है वो ऑलमोस्ट आपको मीटर्स में मिलेगा, मतलब 1 to 1.5 और 2 मीटर्स का वेवलेंथ मिलेगा. तो इट मीन्स कि इतना ज़्यादा वेवलेंथ है, तो एंड ऑफ कोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, ज़्यादा या कम? कम.
कम हो गए ना, फ्रीक्वेंसी मीन्स कि 1 सेकंड के अंदर वो वेव कितनी बार कितने कितने सारे वेव फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, मतलब वो इस तरह से ट्रैवल करेगा ना, कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगा। एंड उसके अलावा मतलब अगर अगर जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगा ना। सबको समझ आ रहा है कि नहीं? 1 सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा वेव फॉर्म्स होंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वो बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है 1 सेकंड के अंदर, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा है। एंड उसके अलावा जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगा ना। सबको ये आइडिया लग रहा है कि नहीं? यस ठीक है, सर। ये ग्राफ है कि ये 1 सेकंड का अगर हमारा टाइम फ्रेम है तो उसके अंदर एक एक वेव फॉर्म है जो कि बहुत सारे मतलब वेव्स शो करता है 1 सेकंड के अंदर, तो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है ना। एंड दूसरा है जो बहुत ही कम, मतलब उसके मीटर्स में हमें देखने को मिलेगा वेवलेंथ, एंड उसके अलावा फ्रीक्वेंट बहुत कम है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा ना, एंड जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अगर हम कंपेयर करते हैं गामा वेव्स एंड रेडियो वेव्स, बिल्कुल दोनों साइड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो गामा वेव्स हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब इट इज़ मोर यू कैन से हार्मफुल, लाइक इट इज़ रियली हार्मफुल फॉर द बॉडी, एंड इट कैन लाइक लीड टू ऑल दीज मतलब जेनेटिक म्यूटेशन एंड ऑल, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है कि it can even enter the molecular structure and it can even enter the DNA, and DNA के अंदर it can cause mutation। तो इतना मतलब इतनी इसकी frequency ज़्यादा है, इतना कम इसका wavelength है। That's why we can say that gamma waves जो है वो really they're really harmful for the body। even X-rays भी, एक्सरे इवन दो हम एक्सरे यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, बट आपने देखा होगा कि एक्सरे करने से पहले मतलब दे मेक श्योर कि वेदर द पर्सन इज़ नॉट हैविंग एनी मेटास्टेसिस और समथिंग ना, कोई ट्यूमर या कोई कंडीशन इंडिविजुअल को तो नहीं है ना। इसके अलावा लास्ट टाइम वो इंडिविजुअल कब प्रोन हुआ था टू एक्सरेज एंड ऑल दैट, तो अगर उस पर्सन को कंटिन्यूसली हम एक्सरे के प्रोन रखते हैं तो अगेन उस केस में भी वी कैन सी कि जो इंडिविजुअल है वो मतलब कैन डेवलप वेरियस डिफरेंट कंडीशंस है ना, बिकॉज ऑफ जीन दिस म्यूटेशन एंड ऑल दैट। ठीक है, तो एंड इसके अलावा रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें दैट कैन नॉट कॉज एनी जेनेटिक म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ कोर्स रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है एंड वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर द बॉडी है ना। ठीक है, ओके, तो वी कैन सी लाइक if because of any reason we can see there is this particular codon that is called as CAG है ना, और we can call it as glutamine। जैसे हमने यहाँ पे देखा अलग अलग कोडॉन्स के बारे में बात करी, यहाँ पे हर एक कोडॉन का अपना नाम रहता है। ठीक है, तो लाइक वाइज वी कैन सी अगर हम CAG की बात करें दैट इज कॉल्ड एज ग्लूटामिन, एंड इफ वी कैन सी दैट इट इज प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस ऑफ 35 in a row, like in a row you can find 35 CAGs, 35 glutamine in a row। like if there is one more copy of that, matlab if it becomes 36, so in that case we can see that the person becomes positive for the Huntington's disease, where we can see these neurodegenerative conditions, and where we can talk about all these symptoms in the person। ठीक है, जहाँ पे person will show abnormal movements and incoordination and all that। I hope सबको clear हुआ ये चीज़। यस सर। ठीक है, एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस दैट देयर कैन बी मेल कैरियर। ठीक है, मेल मोस्टली यू कैन सी दिस कंडीशन इन मेल्स, एंड द कैरियर फॉर दिस कैन ऑल्सो बी द मेल। ठीक है, एंड तो वी कैन टॉक अबाउट दिस। आई थिंक ये सब हम बनाते थे, मतलब ये बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था 10th क्लास में या इवन 12th में भी हम पढ़ते थे, मतलब जहाँ पे हम ये बनाते थे ना क्रॉसिंग ओवर एंड ऑल दैट, वी यूज टू फिगर आउट कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कितने इंडिविजुअल में या फिर कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है उस कंडीशन के प्रेवेलेंट होने की, या फिर उस कंडीशन के मतलब जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैरियर हो सकता है उस चीज़ का ना। तो लाइकवाइज वी कैन सी कि मतलब लाइक जैसे यहाँ पे इफ द मेल इज अफेक्टेड है ना एंड द मदर इज नॉर्मल, तो इन दैट केस वी कैन सी वी कैन लाइक देयर इज अ 50% चांस कि द अफेक्टेड वी कैन टॉक अबाउट अफेक्टेड चाइल्ड इन द मेल एंड द फीमेल, एंड इसके अलावा देयर कैन बी 50% चांसेस ऑफ अनअफेक्टेड चाइल्ड। तो लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट दिस ना, एंड इसमें वी कैन सी कि देयर कैन बी ए कैरियर और मे बी देयर कैन बी अ पर्सन जिसमें हमें अफेक्टेड मिलेगा। तो लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट दिस। आई थिंक सबने ये बनाया है है ना, Yes, sir. जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर एंड ऑल दैट है ना। तो लाइक ये हम बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ते थे, लेकिन लाइक इट इज़ दिस थिंग इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड लाइक इन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड ऑल दैट। यहाँ पे इतना प्रैक्टिस नहीं करते, बट
actually the thing is that it is a good thing, like before a couple like having an offspring, they can go for their genetic makeup, and they can just figure out ki how much is the possibility of a particular condition like in the offspring, and accordingly like they can reduce, like let's say अगर एक particular condition का chance बहुत ज़्यादा in the offspring, so in that case like they can even like disagree to the fact that whether they are having like going to have an offspring or not, so likewise they can figure it out. तो इसके अकॉर्डिंग वी कैन जस्ट प्रिवेंट, हाँ कि मतलब इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग है उसमें हम मतलब कंडीशन होगा कि नहीं होगा, तो लाइकवाइज वी कैन डू दिस है ना. तो जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक एक मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, एंड उस जो मेल है एंड जो फीमेल है दोनों के फैमिली बैकग्राउंड से मतलब कौन सी कंडीशन जो है जो कि कैरी हो रही है फॉरवर्ड, एंड उसके अलावा कौन सी कंडीशन जो ऑफस्प्रिंग में हो सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एक जेनेटिक मेकअप बनाया जाए. दैट इज़ अ ग्रेट प्रैक्टिस. बट यहाँ पे आई डोंट थिंक इतना इस चीज़ को मतलब देखा जाता है, नोटिस किया जाता है. बट खैर यहाँ पे लाइक वी आर डन विद दिस कंडीशन, दैट इज़ द हंटिंगटन्स डिजीज. आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. Okay, you can see this, na, neuronal cell death, and in the basal ganglia, na, we can talk about basal ganglia, and because of basal ganglia mainly all these things we can talk about this. Okay. Okay, now talking about the Brown-Sequard syndrome. Brown-Sequard syndrome basically means if there is a damage to one half of the spinal cord. So again, this is the spinal cord, and we can see like if one half of the spinal cord is getting affected because of any reason, है ना, there might be any like any stabbing, है ना, और देखो मतलब या फिर there can be a gunshot injury, कोई gunshot injury हुई है, or you can say if if there is any transection of the spinal cord, let's say like कोई individual है वहाँ पे मतलब उस person को स्टैब किया गया विद नाइफ और समथिंग, है ना, और देर इज एनी पेनिट्रेशन ट्रॉमा, कोई स्ट्रक्चर पेनिट्रेट कर गया और समथिंग, और इफ देर इज एनी ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर इन वन हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो इन दैट केस अगेन देखो यहाँ पे वी कैन सी, इसका बात हम कर चुके हैं, लेकिन स्टिल वी कैन सी, लेट्स से अगर हम इस इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वी कैन सी लाइक दिस इज द राइट हाफ ऑफ द बॉडी, दिस इज द लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी, एंड वी कैन सी दैट यहाँ पे इस इंडिविजुअल में राइट साइडेड हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है T12. तो अगर हम बात कर रहे हैं कि T12 लेवल पे, स्पाइनल कॉर्ड का T12 लेवल पे राइट हेमी सेक्शन जो है दैट इज अफेक्टेड, है ना, राइट हेमी सेक्शन अफेक्टेड है, तो इन दैट के सेम लेवल के नीचे मतलब सेम उस वर्टिब्रल मतलब T12 लेवल के नीचे वी विल सी मोटर डेफिसिट, है ना, हमें मोटर पैरालिसिस देखने को मिलेगा, एंड सेम लेवल के नीचे ऑन द कॉन्ट्रालैटरल साइड वी कैन टॉक अबाउट सेंसरी डेफिसिट. ठीक है. और ऐसा इसलिए हो रहा होगा बिकॉज वी कैन सी कि हमारा सेंसरी नर्व जो कि डिस्टल स्ट्रक्चर से, लेट्स से हमारा इस रीजन से सेंसरी नर्व आ रहा है, एंड देन इट इज़ एंटरिंग द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द एफेरेंट नर्व, है ना, एंड इट एंटर्स द स्पाइनल कॉर्ड एंटर करने के बाद में इट क्रॉसेज ओवर एट द सेम लेवल, एंड देन इट गोज अपवर्ड्स, है ना, जो जिसकी हम बात कर चुके हैं, एंड दैट शुड बी द रीज़न कि राइट हेमी सेक्शन अगर अफेक्टेड है तो इन दैट केस लेफ्ट साइड से जो हमारा सेंसरी नर्व जो कि एंटर कर रहा है इनटू द राइट हाफ of the spinal cord, that gets affected, and because of that we can see a contralateral sensory loss in the individual, and along with that जो मोटर नर्व हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्रॉस करती है कि नहीं करती है? मोटर नर्व नहीं करते ना. मोटर नर्व तो हमारी अगर हम राइट हाफ ऑफ द बॉडी की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर it comes and crosses over at the level of medulla oblongata, and then it travels along the spinal cord. तो अगेन इस तरह से ट्रैवल करेगा, एंड इसके अलावा अगर इस लेवल पे इफ देर इज एनी अफेक्शन ऑफ द राइट हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इन दैट केस इस लेवल के नीचे हमें मोटर डेफिसिट देखने को मिलेगा. दैट्स व्हाई वी कैन से मेनली जिस लेवल पे हमारा ब्राउन-सीक्वर्ट सिंड्रोम या फिर हेमी सेक्शन अफेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड का, बिलो दैट लेवल वी विल सी motor deficit on the ipsilateral side, and on the contralateral side we can talk about the sensory deficit. ठीक है. And whether like is it supposed to be an upper motor neuron lesion or a lower motor neuron lesion? Spinal cord is getting affected, na? lower motor neuron lesion. upper ना, upper I think यही बोला है ना, अपर मोटर न्यूरॉन, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड अफेक्शन है तो इन दैट केस अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. ओके, ठीक है. ओके, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट इज बेसिकली द ब्राउन-सीक्वर्ट सिंड्रोम मेनली. ठीक है. एंड आगे बढ़ूँ मैं? ठीक है.
Okay, now coming up to the next one, that is the transverse myelitis. देखो दोनों कंडीशन मतलब सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सेम इन द सेंस कि देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों मतलब दोनों कंडीशंस में वी कैन सी कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड इज गेटिंग अफेक्टेड, बट स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से अफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिफरेंशिएट इनटू टू डिफरेंट कंडीशन है ना. तो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज गेटिंग अफेक्टेड, देन वी कैन कॉल इट एज ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम. एंड इफ देर इज any inflammation or any condition you know, of like let's say of the spinal cord at a particular section, and if that inflammation that crosses over all the way up to the other side of the spinal cord you know, so it extends across you know, towards the other side of the spinal cord. So in that case we can call it as the transverse myelitis. Now the thing is कि स्पाइनल कॉर्ड में पूरा का पूरा मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक ट्रैवल किया इन्फ्लामेशन, बट वी कैन टॉक अबाउट द कंडीशंस जो कि हमें इस इंडिविजुअल में देखने को मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रैक्ट्स विच आर एक्चुअली गेटिंग अफेक्टेड ना. तो लाइक लेट्स से वी कैन से दैट अगर डिसेंडिंग ट्रैक्ट में लेट्स से अगर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इफ दैट गेट्स अफेक्टेड ना, तो कॉर्टिको स्पाइनल फ्रॉम द कॉर्टेक्स अप टू द स्पाइनल that is a part of the descending tract, and in that case we can talk about certain muscle movement जो कि affected होगा. Likewise we can talk about dorsal column. हमने dorsal column of medial lemniscus पाथ में पढ़ा था ना, और DCML या फिर इसको हम PCML भी बोल रहे थे, posterior column of medial lemniscus है ना. तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, deep touch, vibration and all that, rubbing sensation, सबको याद है? Proprioception. हाँ है ना, proprioception ही बनना. Pressure. तो all है ना, तो all that things will be affected तो in if the dorsal column is likewise spinothalamic अगर affected है तो in that case pain, temperature है ना, और if the anterior column is affected in that case the crude touch gets affected. So it all depends कि which are the tracts which are getting affected, and accordingly we can talk about the condition like which we can have which can be seen in the individual. No? So it totally depends upon the tracts which are getting affected, but the condition in the spinal cord where there is, because of any condition, there is inflammation of one side of the spinal cord, and which travels up to the other half of the spinal cord, other part of the spinal cord, that is called as the transverse myelitis. ठीक है, I hope we are clear with this. ठीक है, it can be due to any infection, any autoimmunity, or it can be idiopathic as well. ना, we won't be knowing much about the cause of the condition, but it can be idiopathic as well. Okay. Okay, next coming up to, okay, now this is like you can talk about this condition as a psychological disorder rather than a neurological disorder. So here we can see the autism spectrum disorder. किसी ने देखा है कोई patient या कोई child with autism spectrum disorder? Yes, sir. Okay, देखा आपने? Yes, sir. Can you tell anything about that child? Like was that child hyperactive or hypoactive, या फिर like what was the tendency of that child? तो हाइपर एक्टिव था और वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था आई किसी भी कांटेक्ट, बात हाँ ओके, आई कांटेक्ट नहीं करता था, अपने ही उसमें मस्त है अपनी चीज़ करने में. एंड ठीक है, एंड लाइक सोशल कनेक्ट, या फिर लाइक वी कैन सी लाइक रिजेक्टिंग कडल्स एंड ऑल दैट है ना. देयर सोशल कनेक्ट जो है वो इतना नहीं करना चाह रहा चाइल्ड है ना. देयर माइट बी इंसोम्निया और स्लीपिंग प्रॉब्लम. देयर दिस टेंडेंसी ऑफ द चाइल्ड टू स्पिन द ऑब्जेक्ट्स है ना, अपसाइड डाउन, उसको उल्टा रखना. द रीज़न इज़ नॉट नोन, बट there is this tendency है ना, and prefers to play alone and all that, and the child is hyperactive, really hyperactive. And for that, like the mainly we need to indulge the child in various like physical activities where the child is like indulged in those activities, and we can utilize that energy for something like good है ना. तो अदरवाइज एक बार मतलब एक सेशन अगर ऑटिज्म का चाइल्ड अगर है उसका अगर होता है, तो इन दैट केस आफ्टर द सेशन द चाइल्ड शुड बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, so that now the child is calm, and now the child can sit calmly and coolly है ना. otherwise if you're not doing it, in that case the whole day the child will be doing haphazard things, and along with that there will be less sort of concentration and all that ना. तो like we can indulge the child in various like physical activities जहाँ पे उसका like the child should be completely exhausted. तो and along with that we can like indulge the child like let's say अगर वो child की age थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती है, तो in that case we can try to indulge the child in various productive activities ना, like we can ask them to maybe write something or that. And of course I know कि ये इतना easy नहीं है जितना मैं easily बोल रहा हूँ, because the child doesn't won't listen to you at all and all that, but we need to figure out certain tactics or something ना, जहाँ पे we can ask the child to perform certain activities. तो
which is not a cup of tea for me at least, है ना. I've tried going for these pediatric cases and all that, but it is not a cup of tea. Like it's a bit difficult for me कि मतलब मेरे से संभालना. कई लोगों के लिए, कई physios के लिए it is like really easy and really simple for them, and like they are really able to make a child perform certain activities, and कुछ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना. Okay, so that is basically the autism, and it is mainly because of neurodevelopmental disorder. Na? Mainly the milestones are not achieved. Na? Can anyone tell me the meaning of the term milestones? Developmental milestones mainly. In certain month they should attain some development. तो there is a fixed age, you can say ना, or a fixed range of age जहाँ पे we can see कि after that particular age the child must develop at least those certain traits or something ना, like there is this head control, or like when the child is supposed to start speaking, and when the child is supposed to start bearing weight on the leg and all that. There is a particular age, है ना. तो the child must attain all those milestones so as to perform like normally. Like, but if the child is not able to achieve that, in that case we can talk about various different conditions accordingly कि जो milestone achieve नहीं हुआ है ना. And likewise there are various reflexes, neonatal reflexes भी होते हैं हमारे, जो कि मतलब कुछ होते हैं जो कि child attain करता है, and कुछ time के बाद में that disappears, that vanishes, है ना. And कुछ होते हैं जो कि which stays for us with the lifetime, है ना. तो likewise we can talk about those milestones as well. So if there is any like milestone or something that is not achieved or something, so in that case we can talk about autism spectrum disorder. And like we can see that there might be any genetic mutation, and because of that all these social interactions are not preferred and all that can be talked about in case of autism spectrum disorder. Okay, now in case of management there is this term written that is called as tailored PT. Can anyone tell me कि tailored PT क्या होता होगा? Tailored PT basically not only in autism spectrum disorder but in all the neurological conditions we need to perform tailored PT. आपने देखा होगा जैसे कोई musculoskeletal condition है ना, या फिर कोई sports related condition है, तो in that case still we have got a protocol कि जहाँ पे हमारे पास we need to first of all like work upon the pain, है ना, पेन डिमिनिश करना है, उसके बाद में वी कैन वर्क अपॉन सर्टेन स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दैट, एंड हाउ टू प्रोसीड विद दैट, है ना, हाउ टू मेक द इंडिविजुअल लाइक एबल टू परफॉर्म एक्टिविटीज एंड ऑल दैट. फिर आगे मतलब मसल स्ट्रेंथनिंग कैसे करना है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करनी है एंड ऑल दैट. लेकिन एक प्रोटोकॉल है. लेकिन इन केस ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस मेनली there is no exact protocol for any condition. तो here like we can talk about the term tailored PT. tailored means कि जिस मतलब PT protocol जो है उसको हमें tailor, उसे हमें खुद से मतलब form करना है according to the conditions and the requirement of that particular individual, and that's where like physios come in ना. तो मतलब the thing is कि even in case of let's say एक तो normally जैसे let's say कोई equipment है जहाँ पे मेनली लेट्स से कोई ट्रेडमिल है जो एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल है, या फिर कोई सस्पेंशन कोई काउच या कुछ है, तो दैट वी कैन यूज़. बट इसके अलावा कौन सा मतलब टेक्निक या किस तरह से हमें उस इंडिविजुअल को कंफर्टेबल करना है, उसके अलावा हाउ टू मेक दैट इंडिविजुअल परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़, एंड हाउ टू मतलब ब्रिंग बैक सर्टेन मूवमेंट्स एंड ऑल दैट इन दैट इंडिविजुअल, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो उसमें मतलब वी कांट से कि एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है जो हर ऑटिज़म के पेशेंट में काम करेगा या हर पार्किंसन के पेशेंट में काम करेगा. इट कैन वेरी अकॉर्डिंगली. इवन इन केस ऑफ ऑर्थोपेडिक और मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस अगेन इट मस्ट वेरी, बट स्टिल वहाँ पे वी कैन फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, एंड थोड़ा बहुत वेरिएशंस वी कैन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द वेरियस नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल. लेकिन इन केस ऑफ न्यूरो PT वी नीड टू like make our own and this physiotherapy protocol, treatment protocol according to the proper needs and the condition of the individual. ठीक है, तो दो अलग अलग ऑटिज़म के पेशेंट होंगे, दोनों का अलग अलग प्रोटोकॉल आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन. ठीक है, आई होप सबको ये समझ आया. सर ठीक है. Okay, now talking about the cerebral palsy, I think this is one of the most commonly talked topics, cerebral palsy. Can anyone tell me first of all CP के बारे में कुछ भी?
लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन सी इन केस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी एंड ऑल दैट? या कोई पेशेंट आपने देखा हो सीपी का? सो ये इसके बहुत हाँ। सारे टाइप्स होते हैं, स्पास्टिसिटी हाँ, वगैरह, एथिकॉइड सीपी। हाँ, एथिटोइड, एटैक्सिक, स्पास्टिक, है ना? तो मोस्ट कॉमनली आपने आई थिंक अगर देखा होगा तो स्पास्टिक सीपी देखा होगा, है ना? Yes, sir. है ना? देखिए एथिकॉइड स्पास्टिक। हाँ, स्पास्टिक सीपी देखा होगा मोस्टली। जैसे मान लो इवन जो न्यूनेट्स हमारे पास आते हैं विथ सीपी, तो इन दैट केस आप अगर उनका मेनली काफ अगर स्ट्रेच करोगे एंड ऑल दैट, यू विल सी कि इट इज़ रियली स्पास्टिक एंड द चाइल्ड विल लाइक क्राई बिटरली इन दैट केस, जहाँ पे अगर आप मसल को स्ट्रेच करते हो, बट वी नीड टू परफॉर्म दैट सो एज टू मेक द मसल्स लाइक सो एज टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ टोनिसिटी ऑफ द मसल्स ना। तो वहाँ पे वी कैन सी कि मसल्स जो है वो एकदम से स्पास्टिसिटी में चली जाती है एंड ऑल दैट। तो दैट इज़ द स्पास्टिक टाइप ऑफ सीपी, जहाँ पे मतलब जो कि मोस्ट कॉमन है, जहाँ पे मसल्स जो है वो स्पास्टिसिटी में जा रहा है। लेकिन इसके अलावा एथिटोइड और एटैक्सिक टाइप ऑफ सीपी की भी हम बात कर सकते हैं। एथिटोइड में वी कैन सी दैट मे बी the brain stem might be affected, or you can say the cerebellum might be affected, or even in the case of ataxic, जहाँ पे ataxia means the body like taxic means order ना, the body is not performing actions in proper order, proper manner में actions provide नहीं कर रहा है। let's say अगर मुझे जैसे ये let's say बॉटल अगर उठानी है, तो in that case मतलब मेरा हैंड का मूवमेंट जो होगा इट विल नॉट बी नॉर्मल, नहीं होगा कि नॉर्मली मैंने इसको होल्ड किया एंड उसके बाद मैं इसको उठा रहा हूँ। इट विल बी लाइक समथिंग हैफ सैड होगा एंड उसके बाद मैं आई विल जस्ट एबल टू होल्ड इट। तो that we can say that it is like it is not in order, it is not in proper order, and accordingly we can talk about different abnormal movements ना, like chorea and athetosis and all that, जो कि हम पहले हमने बात करी है इसकी। इसके अलावा there can be dystonia as well, uncontrolled movements ना, dystonia, और you can talk about chorea and athetosis। तो that we can see in case of athetoid। तो athetoid mainly अगर हमारा affection हो रहा है ब्रेन का in the brain stem और in the cerebellum, and अगर ataxic हमें सीपी की हम बात करते हैं, इन दैट केस सेरेबेलम, प्योरली द सेरेबेलम इज इफेक्टेड। तो इन दैट केस वी कैन टॉक अबाउट दोज टाइप्स ऑफ सीपी। लेकिन इसके अलावा अगर हमारा सेरेब्रल स्ट्रक्चर्स है ना, मेनली अगर वो अफेक्टेड है, तो इन दैट केस वी कैन टॉक अबाउट द स्पास्टिक टाइप ऑफ सीपी, जो कि बहुत कॉमन, सबसे मैक्सिमम कॉमन ये होता है। एंड ये होता क्यों होगा? मतलब सीपी का रीज़न क्या होता होगा? इट इज़ मेनली बिकॉज लाइक लेट्स से मतलब इसको हम अलग अलग रीजन की हम बात कर सकते हैं, प्री नेटल, पेरीनेटल, पोस्ट नेटल। तो प्री नेटल कैन बी लेट्स से कोई जेनेटिक म्यूटेशन है उस इंडिविजुअल में, कोई जेनेटिक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा पेरीनेटल की हम बात कर सकते हैं। पेरीनेटल मीन्स कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ लेबर वी कैन से दैट उस टाइम पे मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न देयर वाज अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन और समथिंग एल्स। तो in that case we can say that again that in that child can lead to CP। and इसके अलावा पोस्ट नेटल एज वेल, पोस्ट नेटल भी कई बार हमें मतलब CP देखने को मिल सकता है, बट इट इज़ नॉट दैट कॉमन, बट समटाइम्स वी कैन टॉक अबाउट पोस्ट नेटल एज वेल, जहाँ पे अगेन we can see the CP like conditions and all that, but mainly it can be prenatal and perinatal। and accordingly if the body structures which are getting affected, because of that we can talk about different types of CP, that is ataxic, spastic and athetoid। ओके तो सर मिक्सड सीपी क्या होता है सर? हाँ, मिक्सड सीपी बोल के एक है सर, वो क्या होता है सर? सीपी मिक्सड सीपी, मैं समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ। मिक्सड सीपी, मिक्सड सेरेब्रल पैल्सी। मिक्स्ड सीपी, मैं ये बोल रहा हूँ मिक्स्ड, MIXD, यस मिक्स्ड। सर, यस सर। Okay, mixed CP। बोल के है। Okay, mixed CP can be because of if there is like two different things, like if different sections of the brain are getting affected because of these reasons, so in that case we can talk about mixed type of CP, जहाँ पे अलग अलग structures, so there can be incoordination as well as there can be spasticity, there can be other things, so that can be called as mixed type of CP। लेकिन mainly we can talk about ataxic, athetoid and spastic, the spastic being the most common one। अच्छा, एक चीज़ और है, स्पास्टिक सीपी अगर बॉडी में स्पास्टिसिटी होती है, तो इन दैट केस कैन एनीवन टेल मी कैसा गेट हमें देखने को मिलता है? बॉडी स्पास्टिसिटी अगर इंक्रीज होती है तो सीजरिंग गेट है ना, सीजरिंग, द नीज दे कम टुवर्ड्स ईच अदर ना, दे कम टुवर्ड्स ईच अदर, एंड इन दैट केस वी कैन टॉक अबाउट सीजरिंग टाइप ऑफ गेट। ठीक है, तो सीजरिंग टाइप ऑफ गेट कैन बी सीन इन केस ऑफ बॉडी स्पास्टिसिटी, और जहाँ पे स्पास्टिक टाइप ऑफ सीपी की हम बात करते हैं। अच्छा, कल आपने ये बोला था ना डी सेरेब्रेट एंड डी कॉर्टिकेट,
चलो कैसे ये हम एंड में इसकी बात करेंगे डी सेरिब्रेट एंड डी कॉर्टिकेट तो डी सेरिब्रेट एंड डी कॉर्टिकेट सेरिब्रेट एंड डी कॉर्टिकेट मीन्स कि first of all it has to do with the body with the brain structures which are getting affected. First of all just remember this कि decorticate जो है decorticate फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दोनों बॉडी एबनॉर्मेलिटीज़ है मतलब बॉडी की पोजीशनिंग है मतलब बॉडी अपने आप को एक पर्टिकुलर पोजीशन में ले आती है इन केस ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कोई ब्रेन में कोई इंजरी हो रही है एंड आफ्टर दैट वी कैन सी अगर एक इंडिविजुअल का प्रेजेंटेशन अगर एक पर्टिकुलर टाइप में है तो वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन है तो डी सेरिब्रेट या डी कॉर्टिकेट. नाउ द थिंग इज कि जस्ट रिमेंबर दिस की डी कॉर्टिकेट टाइप ऑफ जो इंजरी है तो इन दैट केस दैट इज़ मच वर्स एज कम्पेयर टू डी सेरिब्रेट पोजिशनिंग. एंड डी सेरिब्रेट की अगर हम बात करते हैं तो डी सेरिब्रेट में एक बार मैं आपको इसकी पोजीशन दिखा देता हूँ. डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग हाँ तो ओके तो दिस वन है ना डी सेरिब्रेट एंड डी कॉर्टिकेट. तो डी सेरिब्रेट में वी कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रिमेंबर इट बाय देखो डी सेरिब्रेट इसमें ई कई बार आ रहा है ना ई कई बार आ गया तो ई मीन्स एक्सटेंशन तो देर इज एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो. Along with that you can see there can be plantar flexion at the feet and okay and there will be like flexion or you can say there is this pronation that you can see at the forearm. Pronation mainly extension and then you can see plantar flexion at the feet. So if there is this particular positioning of a person of an individual after a traumatic brain injury so in that case you can place it under the decerebrate posturing and decerebrate posturing अगर है तो इन डैट केस देर इज़ अ हाई चांस कि उस इंडिविजुअल में ब्रेन स्टेम जो है वो मेनली इफेक्ट हुआ होगा. तो इफ देर इज एनी इंजरी टू द ब्रेन स्टेम in that case the person attains this particular type of posturing that is called as the decerebrate posturing जहाँ पे it like we can figure out कि there might be any injury to the brain itself. And इसके अलावा if there is any injury to the cerebral structures to the cerebral hemisphere in that case the person will attain the decorticate posturing जहाँ पे we can see there will be flexion this thing flexion of the elbow, there will be flexion of the wrist. इसके साथ में you can see there can be internal rotation. देखो internal rotation of the legs. Along with that ठीक है there will be flexion of the elbow and flexion of the wrist. So all this particular posturing that is called as the decorticate posturing and you can remember it by the term COR मतलब core COR means core ना तो core means the central part of the body that is called as core. तो you can just see कि body structures जो है मतलब वो बॉडी के कोर की तरफ बॉडी के सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं ना मतलब कि हमारे दोनों लेग्स अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं इंटरनल रोटेशन. इसके अलावा जो हैंड्स है वो भी हमारे अंदर की तरफ मूव कर जा रहे हैं. तो एज अ होल जो बॉडी स्ट्रक्चर्स जो है जो हमारे अपेंडेजेस है वो हमारा बॉडी का जो कोर है उसकी तरफ मूव कर जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग. एंड इन दैट केस वी कैन सी दैट इफ देर इज एनी इंजरी टू द सेरेब्रल हेमिस्फीयर देन वी कैन सी दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोस्चरिंग. एंड इफ वी कंपेयर बोथ so we can say that decerebrate posturing is much worse as compared to the decorticate posturing. And normally भी हम देख सकते हैं अगर ब्रेन स्टेम की इंजरी है एंड दूसरा हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर की इंजरी है तो ज़्यादा वर्ड्स कौन सा होना चाहिए ब्रेन स्टेम की इंजरी ना बिकॉज ब्रेन स्टेम इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ प्रोसेसेस. मेनली हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट ऑन द ब्रेन स्टेम है ना. तो ब्रेन स्टेम की इंजरी अगर होती है तो इन डैट केस रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर अफेक्ट हो जाएगा एंड उसकी वजह से द पर्सन कैन it can be fatal for the individual as well ना. तो लेकिन इसके अलावा अगर cerebral structure की इंजरी है तो in that case still the person can survive. I hope सबको ये क्लियर हुआ ठीक है. decerebrate position and decorticate posturing ठीक है. इसके अलावा हमें फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन सिनर्जी ये भी पूरा एक बड़ा टॉपिक है. फ्लेक्शन सिनर्जी एंड एक्सटेंशन सिनर्जी. सिनर्जिस्टिक मसल्स क्या होते हैं कोई बताएगा मेरे को. व्हाट आर द सिनर्जिस्टिक मसल्स. ये बायोमैकेनिक्स में भी टर्म होता है सिनर्जिक मसल्स या सिनर्जिस्टिक मसल्स मींस कि या एग्जैक्टली ग्रुप ऑफ मसल्स है ना जिनका एक ही एक्शन कैरी आउट करने के लिए जो एक साथ काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सिनर्जिस्टिक मसल्स. तो हमारी बॉडी जो है हमारी बॉडी हर एक एक्शन हर एक मूवमेंट करने के लिए मतलब इस तरह से जो मसल्स है वो अपने आप को मतलब कर देते हैं कि देयर इज अ सिंक्रोनाइज्ड activation of a group of muscles and because of which a person is able to perform certain activities.
So that is the normal movement pattern that we can see in an individual, and that is called as the muscle synergy, or you can call it as the synergistic movement of the muscles, है ना. मतलब अलग अलग muscles एक synchronous manner में एक मतलब इकट्ठा होके एकजुट होके एक कैसे काम करते हैं, so as to make the person able to perform a particular activity. let's say अगर मुझे मुझे अगर अगर लेट्स से अगर मुझे मोबाइल फ़ोन से ऐसे बात करनी है, या फिर अगर मुझे कोम करना है, तो इन दैट केस किस तरह से ग्रुप ऑफ डिफरेंट मसल्स दे प्लेस देमसेल्व्स एंड दे कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू मेक मी लाइक एबल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. दैट इज कॉल्ड एज द मसल सिनर्जी और सिनर्जिस्टिक. अनदर थिंग इज कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग now stereotypically the body basically all the muscles they indulged like they are like in a particular form कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे. मतलब लाइक आई कैन से कि एक स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट, मतलब जैसे अगर हमारा बाइसेप जो है वो बाइसेप एक पर्टिकुलर टाइप का मूवमेंट करने के लिए ही अगर बना हुआ है, एंड थ्रू आउट द लाइफ उसने एक ही मूवमेंट शो किया है. लेट्स से अगर कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या फिर कोई कंडीशन अगर होती है, तो इन दैट केस अगेन दैट पर्टिकुलर मसल इज प्रोग्राम टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन. तो वो एक उसी टाइप का एक्शन शो करेगा. लाइकवाइज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट मसल्स मतलब इवेंचुअली एक पर्टिकुलर टाइप का एक्शन शो करते हैं, एंड जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमें या तो फ्लेक्शन सिनर्जी देखने को मिलती है, या फिर एक्सटेंशन सिनर्जी देखने को मिलती है, या फिर मिक्स्ड सिनर्जी देखने को मिलती है बॉडी में. ये हमें कब देखने को मिल रहा है? व्हेन देयर इज़ एनी इंजरी टू द ब्रेन. इसके अलावा नॉर्मल जो सिनर्जी या मूवमेंट पैटर्न की हम बात करते हैं, वो नॉर्मल चीज़ है, वो नॉर्मल हम सब में देखने को मिले. लेकिन लेट्स से अगर इफ़ देयर इज़ एनी इंजरी टू द ब्रेन, इन दैट केस अगर हमें कोई एबनॉर्मल मतलब मूवमेंट पैटर्न की हम बात करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर, मतलब जैसे अगर हम अपर लिम की बात करते हैं, तो अपर लिम कैन गो इनटू अ फ्लेक्शन सिनर्जी, या फिर इट कैन गो इनटू एक्सटेंशन सिनर्जी. मतलब या तो ये एक्सटेंशन मूवमेंट में जा सकते हैं जहाँ पे हमारा बॉडी को क्रॉस कर रहा है, एंड उसके बाद में एल्बो एक्सटेंडेड है, एंड इसके अलावा रिस्ट भी एक्सटेंडेड है, इस तरह से. और इट कैन गो इनटू फ्लेक्शन सिनर्जी जहाँ पे रिस्ट फ्लेक्शन है, एल्बो फ्लेक्शन है, इस टाइप का, है ना. लाइकवाइज हम लोअर लिम में भी बात कर सकते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन सिनर्जी की, जहाँ पे लोअर लिम अगर वो मतलब फ्लेक्शन में है एंड एबडक्शन मतलब इस तरह से, मतलब एबडक्शन ऑल दैट उसमें है, तो इन दैट केस वी कैन से वो फ्लेक्शन सिनर्जी है, एंड इसके अलावा एक्सटेंशन सिनर्जी. तो इस तरह से वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट पैटर्न्स in a like abnormal movement patterns in an individual. So we can call them as as a flexion synergy or extension synergy or the mixed synergy. And most commonly हमें mixed synergy ज़्यादा commonly देखने को मिलती है individuals में. Let's say हम बोलते हैं कि हमारा flexion synergy जो है, flexion synergy is this, है ना, जहाँ पे body को cross करके there is adduction, there is flexion at the elbow, and there is flexion at the wrist. And extension synergy ये है जहाँ पे again there is let's say we can say there is adduction, there is extension, and there is extension at the wrist. तो दोनों का कॉम्बिनेशन वी कैन सी कि हमें मतलब बहुत कॉमनली मतलब हमें मिक्स्ड सिनर्जी देखने को मिलेगी अपर लिम में, जहाँ पे हमें इस टाइप का कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पे वी कैन सी कि रिस्ट जो है दैट इज एक्सटेंडेड, एंड इसके अलावा एल्बो जो है दैट इज फ्लेक्स्ड और समथिंग लाइक दिस, है ना. और इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, या फिर पोजीशनिंग देखने को मिल सकता है. तो बेसिकली वी कैन से कि इस टाइप का मूवमेंट पैटर्न, एबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न अगर हम देखते हैं, और सिंक्रोनस मैनर में जिस तरह से मसल्स काम करती हैं, एंड एक पर्सन का एक बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर आती है इन द पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ ब्रेन इंजरी, दैट इज कॉल्ड एज द सिनर्जी पैटर्न. और मतलब वो फ्लेक्शन सिनर्जी हो सकता है, एक्सटेंशन सिनर्जी हो सकता है, या फिर मिक्स सिनर्जी हो सकता है. ठीक है, आई होप सबको एक चीज़ क्लियर हुई हुआ कि नहीं. ठीक है, सिंक्रोनस मैनर में कॉम्बिनेशन में किस तरह से स्ट्रक्चर्स काम करते हैं. ठीक है, ओके. तो आई होप वी आर डन विद द सीपी ना. ठीक है, शुड आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है. एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पे आई एम कवरिंग दीज कंडीशंस इन अ मैनर कि यहाँ पे इनका हम मेजर चीज़, जो मेन चीज़ें जो है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर वैसे हमें पता होनी चाहिए, या फिर जो चीज़ें हम स्किप कर देते हैं, उन चीज़ों की मैं पॉइंट वाइज इसमें बात कर रहा हूँ. इसके अलावा ऑफ कोर्स हमें आदत है इन कंडीशंस को सब्जेक्टिव वे में पढ़ने की, जहाँ पे हम 2 पेज 3 पेज में इवन हाइड्रोसेफेलस एंड उस सबको हम बना के डायग्राम बना के वो सब हम बना रहे हैं. लेकिन फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर फॉर दिस थिंग की सो एज टू कीप द थिंग जो कि हम स्किप कर जाते हैं, या फिर जो हमें याद रखना ज़रूरी है, उन चीज़ों को हमने सिर्फ यहाँ पे इंक्लूड किया है. सब उन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, एंड एज अ होल वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द कंडीशन. एंड ऑफ कोर्स इसको आप इलेबरेट करके आप इसको
जितना बड़ा हो सके उतना आप बना के लिख सकते हो ना सब्जेक्टिव वे में, लेकिन यहाँ पे हम इसको मेनली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको हम पढ़ रहे हैं पॉइंट वाइज इस चीज़ में, ठीक है। तो मे बी आपको अगर वियर्ड लग रहा होगा मे बी अगर इस तरह से, तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, नॉट फ्रॉम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ओके, तो हाइड्रोसिफेलस, ओके, कैन एनीवन टेल मी हाइड्रोसिफेलस, ये सब कंडीशंस हम पढ़ चुके, आप पढ़ चुके हो मतलब अपने कॉलेज टाइम में। हाइड्रोसिफेलस, CSF accumulation हो जाता हाँ है ना, तो बिकॉज ऑफ डैट, Increase the size of the head. हाँ हाइड्रोसिफेलस, हाँ। तो दिस थिंग ना, देर इज abnormal like this is excessive form of hydrocephalus where there is abnormal dilation of the head. You can see this is called as sundown Sunset appearance. sorry, Sunset. sunset, हाँ, sunset appearance of the so you can see mainly the है ना, the eyeballs they move downwards, and because of that you can see this sunset appearance of the eye where the eyes are both like placed downwards, है ना, they are directed downwards, and that is called as sunset appearance, है ना, sunset appearance of the eye. And इसके अलावा because of an obstruction in the CSF अगर properly अगर if it is not able to move forward ना, because of we can talk about this कि अगर if there is any failure of the opening of the foramen luschka, can anyone tell me foramen luschka कहाँ present था, foramen luschka? In third and Ventricle fourth. to subarachnoid space. हाँ, फोर्थ वेंट्रिकल एंड द सब एरेक्नॉइड स्पेस के बीच में फोरामेन लुश्का। एंड इसके अलावा इफ देर इज एनीथिंग वी विल टॉक अबाउट दिस। तो लेकिन इफ देर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द CSF, इन दैट केस ऑफ कोर्स द CSF विल गेट अक्यूमुलेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट CSF हमारा कॉरॉइड प्लेक्सर से तो रिलीज होता जा रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट गेटिंग absorbed back because it is getting accumulated, and because of that as a response we can see as a whole the structure of the head it increases abnormally, and that is called as the hydrocephalus. So it can be either obstructive or communicating. So we can see if there is a CSF that has stopped outside the ventricular system, outside the ventricles the CSF has stopped, and the CSF is not able to reabsorb back, and impaired reabsorption of the CSF. In that case we can see the hydrocephalus. या इसके अलावा there is obstructive CSF stopped within the ventricles, and ventricles से ही हमारा CSF जो है वो आगे नहीं जा पा रहा because of a failure in the opening of the foramen luschka. So in that case we can call it as obstructive type of CSF, and in both the cases we can see कि as a whole जो head structure है, head का जो shape है, it will increase abnormally, and that is called as hydrocephalus, ठीक है. And now the thing is कि we can talk about the reasons for this. So there can be this condition that is called as the Dandy-Walker syndrome, and another one that is the Arnold-Chiari malformation. First of all, Dandy-Walker syndrome means ये हमने पढ़ लिया, that if there is any failure in the opening of the foramen or luschka, in that case there is an obstruction of the CSF, it is not able to come out of the ventricles. In that case as a whole the shape of the head will increase, the size of the head will increase. या इसके अलावा we can talk about the Chiari malformation. Chiari malformation basically means हमारा जो cerebellum है, cerebellum में the lower most structure of the cerebellum, it has got two different मतलब अलग अलग structures की हम बात कर सकते हैं. the inferior most part of the cerebellum में हम दो चीज़ों की बात कर सकते हैं, एक हमारा वर्मिक्स एंड दूसरा हमारा टाउन्सलर पार्ट ऑफ द cerebellum, ठीक है. तो विद एज वी कैन सी कि मतलब वी कैन सी कि जो cerebellum है, cerebellum इट सैग्स डाउन, है ना, ग्रेविटी की वजह से इट सैग्स डाउन. एज अ होल हमारा ब्रेन जो है उसका सैगिंग डाउन हमें देखने को मिलता है, बिकॉज जो हमारा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है वो वीक होते जाते हैं एज के साथ में, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे जो स्ट्रक्चर्स है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस ग्रेविटेशनल फोर्स वो डाउनवर्ड्स मूव करते हैं. तो वी कैन सी cerebellum का डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से जो उसका वर्मिक्स पार्ट है, इफ द वर्मिक्स पार्ट कम्स डाउनवर्ड्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्मिक्स थ्रू द फोरामेन मैग्नम, है ना, फोरामेन मैग्नम के थ्रू देर इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वर्मिक्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दैट फोरामेन मैग्नम, एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ देर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द CSF that can also lead to hydrocephalus. So that is called as Arnold-Chiari malformation, or you can say Chiari 1 malformation. Chiari 2 malformation जो होता है वो उससे भी worse होता है. मतलब Chiari 1 malformation में हम क्या देख रहे हैं कि if the vermix part of the cerebellum moves downwards, and because of that if there is any obstruction of the foramen magnum, then we can call it as Chiari 1 malformation. And Chiari 2 malformation is
कि जहाँ पे इवन फर्दर और ज़्यादा सेरेबुलर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट या डाउनवर्ड सैगिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट along with the vermix the tonsillar part of the cerebellum also moves downwards, and that also leads to the obstruction of the CSF, that is called as Kyrie 2 malformation. I hope सबको समझ आया कि नहीं, आया कि नहीं सबको, मतलब Kyrie 1 एंड Kyrie 2 सबको डिफरेंस समझ आया कि नहीं? सर ठीक है, ओके Kyrie 2 बताओ सर. मैं एक बार फिर से बता दूँ. Kyrie 2 vermix and tonsils of cerebellum. Okay. तो आई होप यहाँ कहीं हमें मिले चीज़, बट मेनली वी कैन सी, देखो दिस इज द वर्मिक्स है ना, एंड इसके अलावा वी कैन सी हाँ ओके, दीज आर, देखो वी कैन सी दीज आर कॉल्ड, देखो सेरेबेलर टॉन्सिल, दीज आर कॉल्ड एज द टॉन्सिल्स एंड दिस इज कॉल्ड एज द वर्मिक्स. ठीक है, these are the tonsils and these are the vermix. So first of all, if because of the downward descent, downward movement of the cerebellum की वजह से, if the vermix causes an obstruction of the foramen magnum, that is called as Kyrie 1 malformation, which can lead to hydrocephalus. Kyrie 1, Kyrie 2 में हम देख रहे हैं even with further descent, further downward displacement of the cerebellum, जहाँ पे along with the vermix हमारा टॉन्सिल्स ऑफ द सेरेबेलम जो है, सेरेबेलर टॉन्सिल्स जो है वो भी, दैट इज ऑल्सो अगेन कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फोरामेन मैग्नम, दैट कैन फर्दर मोर लीड टू मोर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द CSF, एंड दैट इज कॉल्ड एज Kyrie 2 मालफॉर्मेशन. एंड दोनों हमारा आता है अंडर आर्नोल्ड कायरी मालफॉर्मेशन. अब क्लियर हुआ कि नहीं? सर क्लियर हुआ? Yes sir. ओके ठीक है. ओके तो Kyrie 1 Kyrie 2 यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ठीक है, बेटा आप माइक ऑफ कर दोगे? ठीक है, ओके तो बिकॉज ऑफ वर्मिक्स, इफ देर इज दिस थिंग दैट इज कॉल्ड एज Kyrie 1, and because of vermix, along with that vermix, the tonsils of the cerebellum also leads to an obstruction that is called as Kyrie 2 malformation, and as a whole इसको हम Arnold Kyrie malformation बोलते हैं. ठीक है, you can just remember it anyway. तो लाइक इसके अलावा डैंडी वॉकर सिंड्रोम, ठीक है, दैट इज द फेलियर ऑफ द फोराmen Luschka. ओके, and along with that there can be aqueduct stenosis. There is this cerebral aqueduct between the third and the fourth ventricles. Stenosis, can anyone tell me the meaning of the term stenosis? Stenosis क्या होता होगा? नैरोइंग. हाँ, narrowing है ना, if there is narrowing of any canal, that is called as stenosis. तो aqueduct stenosis अगर हो रहा है, that can again lead to obstruction of the CSF, and that can again lead to hydrocephalus. So it can be along with that it can be acquired as well ना, acquired stenosis, or there can be any tumor which is formed at the level of maybe any these foramen all, तो foramen या कुछ, तो इसकी वजह से we can see the obstruction and all that, then that can again lead to hydrocephalus. ठीक है, तो that we can talk about different reasons for this, but mainly we have to talk about the Dandy-Walker syndrome and the Arnold-Chiari malformation. Okay, now the next one, that is the muscular dystrophy. Has anyone seen any case with muscular dystrophy? Child with muscular dystrophy, कोई देखा है? नहीं? Okay, तो if you get a chance to see an individual with muscular dystrophy, first of all हमें older individuals तो बहुत ही rare है कि हमें older individuals muscular dystrophy के देखने को मिल सकते हैं. मतलब हमें mostly children या फिर younger individuals we can see with muscular dystrophy, because of course their lifespan is not that much है ना, they've not got that much of a lifespan, and mainly muscular dystrophy, the muscles are going into dystrophy, that is misshape है ना, मतलब into a bad shape because of bad nutrition of the muscle है ना. Trophy means something that is provided, that is मतलब कोई nutrition अगर provide कर रहे हैं, and this means bad, so dystrophy. And mainly because of lack of the dystrophin protein. If there is a lack of the dystrophin protein, it can be because of genetic mutation, it can be because of other reasons as well. If there is a lack of dystrophin protein in the muscles, that lead to muscular dystrophy. Now it can be of two types, the DMD and the BMD, that is Duchenne muscular dystrophy and the Becker's muscular dystrophy. दोनों में से ज़्यादा वर्स कौन सा हो सकता है, किसी को आइडिया? MD. DMD. That is DMD, exactly. That is a DMD. DMD is more worse than the BMD. ऐसा इसलिए because in case of BMD still we can see
कि BMD में हमारे पास डिस्ट्रोफिन प्रोटीन तो है लेकिन इट इज़ मिस शेप्ड, तो स्टिल हमारे पास कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है एंड दैट कैन गेट अटैच्ड टू इट्स रिस्पेक्टिव जो रिसेप्टर्स होंगे वहाँ पे अटैच हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर मिस शेप्ड, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लेकिन DMD में तो इट इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट, तो देर इज़ अ लॉस ऑफ डिस्ट्रॉफिन, तो है ना, बिकॉज ऑफ दैट अगर डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन ही अगर लॉस हो गया तो इन दैट केस देर इज कम्प्लीट disnourishment of the muscle and that can lead to Duchenne muscular dystrophy and हाँ तो mostly like there is a child who stays like in my neighborhood and I know that child from childhood and he started developing this condition from the age of 5 or 6 है ना, तो before that he was completely normal and completely active, and after 5 years of age he started developing the DMD, so basically he has DMD है ना, and तो we can see that it can be because of any genetic mutation, जब हमने इसकी बात करी ना नॉन सेंस म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो we can talk about that and that can lead to this the dystrophin protein that is absent or that is misshaped, and that can lead to the DMD or the BMD, and the lifespan of such individuals are there like it is not much है ना, for at max like अगर मैं इस इंडिविजुअल की बात करता हूँ who stays near my house, तो for that doctor has said that at max like he can survive up to maybe 18 or at max up to 20 years of age, but not more than that. So that is the normal lifespan, and along with that, even though doesn't matter like how much care or how much management we perform, still it is a good practice कि हम अगर proper उनका management and उसके अलावा sitting posture and all that हम उसको maintain करते हैं, लेकिन still the muscles become so weak that the stabilizers and all that they are not working at all, and because of that there is a high tendency कि हम इंडिविजुअल्स विथ DMD या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में स्कोलियोसिस बहुत कॉमनली हम देखते हैं, मतलब मेनली स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, तो देर इज़ अ हाई अमाउंट ऑफ स्कोलियोसिस। अगर जितना मैंने स्कोलियोसिस इंडिविजुअल में देखा इतना मैंने किसी और केस में स्कोलियोसिस नहीं देखा, देर इज़ अ हाई ग्रेड ऑफ स्कोलियोसिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवेंचुअली जो वेंटिलेशन है उस इंडिविजुअल का वो अफेक्ट हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट या फिर जितना लाइफ स्पैन हम इंक्रीज़ कर सकते हैं उतने के लिए वी कैन प्रोवाइड द मैनेजमेंट, बट स्टिल वी हैव नॉट गॉट एनी ट्रीटमेंट फॉर नाउ जहाँ पे हम मसल दिस थिंग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को हम ट्रीट कर सकें, ठीक है। तो वी कैन सी दैट along with that there can be waddling gait. Waddling gait means again while walking the person like tilts towards both the side ना, that is called as waddling gait है ना, दोनों साइड की तरफ पर्सन वॉकिंग के टाइम पे, इसको हम डक टाइप बिग गेट भी कहते हैं ना, डक की तरह से डक मूव करता है राइट एंड लेफ्ट चलने के टाइम पे, वैसा जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज वैडलिंग गेट, एंड दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज गोवर्स साइन, गोवर्स साइन, ठीक है। गोवर्स साइन बेसिकली मीन्स ये जैसे आप ओल्डर इंडिविजुअल में भी आप देखोगे तो जैसे उनका मान लो बैक पेन रहता है, नी पेन रहता है, कुछ भी, तो जब वो नीचे जब वो बैठे हैं वहाँ से जब वो खड़े होते हैं तो इन दैट केस वो अपने नी पे हाथ रखते हैं ना, हैं मतलब नी पे हाथ रखते हैं एंड उसके बाद दे स्टैंड अप। लाइकवाइज यू विल सी दिस थिंग इन द यंग इंडिविजुअल, जहाँ पे जो चाइल्ड है मतलब ही स्टार्ट्स डेवलपिंग दैट गॉवर्ड साइन, जहाँ पे फ्रॉम सिटिंग डाउन पोजीशन से जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में आना चाह रहा है तो इन दैट केस द चाइल्ड प्लेसेस द हैंड ऑन द नी एंड देन उससे सपोर्ट लेके द चाइल्ड स्टैंड्स अप, तो दैट इज कॉल्ड एज द गॉवर्ड साइन। आई होप सबको क्लियर हुआ ये। This thing I'm talking about, ठीक है। तो if the child places the hand on the knee and then tries to stand up, that sign is called as the Gowers sign, ठीक है। तो Gowers sign can be seen positive in case of muscular dystrophy. I hope सबको ये समझ आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, इसके अलावा मायोकार्डियम कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट एरिथमिया एंड जो कार्डियक मसल्स है वो अफेक्टेड है। एंड अलॉन्ग विद दैट वी कैन गो फॉर सर्टन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स वेयर वी कैन गो फॉर certain, let's say we can go for the electromyography and we can go for muscle biopsy and all that, we can use that so as to check the मतलब whether like if there is any presence or not of the muscular dystrophy in that individual, ठीक है। okay, next is the spina bifida, okay, कुछ ही कंडीशन सब बची है, लेट्स सी हम कितनी करते हैं। ओके, स्पाइना बाइफिडा, कैन एनीवन टेल मी स्पाइना बाइफिडा क्या होगा? एक बार हम इसकी बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत। Spine.
there is protrusion. There can be protrusion of maybe of the spinal cord, maybe of the meninges. meninges हमारा सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट होता है या स्पाइनल कॉर्ड पे भी प्रेजेंट होता है? स्पाइनल कॉर्ड में भी होता हाँ, है। वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है ना, तो देयर कैन बी प्रोट्रूजन ऑफ द meninges, देयर कैन बी प्रोट्रूजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो वी कैन सी दैट अकॉर्डिंगली वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा. लेकिन स्पाइना बाइफिडा एक्चुअली में क्या हो रहा है कि मतलब वी कैन सी, ये हमने इसकी एक बार जब हमने वर्टिब्रा पढ़ा था तब हमने देखा था ना कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे वी कैन सी कि हमारा एक तो एंडोडर्म होता है, देन वी हैव गॉट द एक सेंटर में नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड विच इवेंचुअली कन्वर्ट्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. उसके अलावा वी हैव गॉट द एंडोडर्म, द मीजोडर्म, द एक्टोडर्म. ये हम फीटस की बात कर रहे हैं. फीटस के में मतलब उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स है जैसे स्किन हो गया या फिर जो भी, तो वो नेल्स एंड ऑल दैट, वो दैट डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म. लाइकवाइज हमारा मीजोडर्म जो होता है वो हमारा कुछ स्ट्रक्चर्स विसरा एंड ऑल दैट का डेवलपमेंट करता है. ऐसी एंडोडर्म जो होता है वो कुछ स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट मतलब वर्टिब्रल स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दैट उसका डेवलपमेंट करता है. तो लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी जो कि अलग अलग मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में होता है. कुछ मीजोडर्मल ऑरिजिन में होते हैं, कुछ एंडोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं और कुछ एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं. तो वी कैन सी हमारा जो लेट्स से जैसे जो मीजोडर्म है, जो एंडोडर्म जो है उसको इवेंचुअली मतलब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस वी कैन सी कि जो एंडोडर्म है उसको डेवलप होके इवेंचुअली उसको एक प्रॉपर फुल फ्लेश्ड वर्टिब्रा बनाना है. लेकिन वी कैन सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रल बॉडी तो डेवलप हो गया, लेकिन वर्टिब्रल बॉडी डेवलप होने के बाद में उसको दोनों साइड से मतलब हमारा जो नोटोकॉर्ड है जो कि स्पाइनल कॉर्ड बनेगा आगे जाके, तो स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड से वो आता है एंड इवेंचुअली पीछे जाके वो इट मीट्स अप एंड देन फॉर्म्स द स्पाइनस प्रोसेस एंड द ट्रांसवर्स प्रोसेस. बट इफ़ देर इज़ एनी मैल डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट में कोई इशू है, अगर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, तो इन दैट केस वी कैन सी it is not getting like not developing properly the vertebral structure, and because of that the proper spinous process and transverse process it is not being formed, and because of as a result of that we can see हमारा spinal cord or maybe the meninges and all those structures it can protrude out है ना of the vertebral column or maybe of the body as well, and that is called as spina bifida. सबको आइडिया लगा? So, ठीक है. तो जो एंडोडर्म है मतलब वी कैन सी दिस कि ये हमारा नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के आगे हमारा मतलब ये हमारा एंडोडर्म है. एंडोडर्म जो है वो हमारा वर्टिब्रल बॉडी बनाया एंड बॉडी बना के उसके बाद दोनों साइड से वो हमारा मतलब कवर अप करके स्पाइनल कॉर्ड को पीछे जाके हमारा स्पाइनस प्रोसेस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस बना रहा था. लेकिन अगर वो प्रॉपरली अगर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इन डैट केस वी कैन सी हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूट कर सकता है या फिर मे बी कोई नर्व्स या फिर मेनिंजेस जो हो सकता है वो प्रोड्यूट कर सकता है वहाँ से बाहर, बिकॉज वहाँ पे एक स्पेस मिल गया उसको, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्पाइना बाइफिडा. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूटिंग आउट, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग टाइप का स्पाइना बाइफिडा की हम बात कर सकते हैं. वन इज़ द स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा. ऑकल्टा मीन्स हिडन. कोई मेरे को बता सकता है ऑकल्ट का मतलब क्या होता है? ऑकल्ट बेसिकली मीन्स हम बोलते हैं ना ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, मतलब कि जैसे मतलब समथिंग लाइक जैसे तांत्रिक एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी होती है ना जो कि मतलब ऑकल्ट है, जो कि मतलब जैसे ब्लैक मैजिक टाइप समथिंग कुछ ऐसे, तो वहाँ पे वी यूज़ द टर्म ऑकल्ट प्रैक्टिस जो कि नॉर्मली मतलब बाकी वर्ल्ड के सामने ओपन अप नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज ऑकल्ट प्रैक्टिस. तो समथिंग लाइक ऑकल्ट वहाँ से तो हमारा ऑकल्टा इट मीन्स कि इट इज़ हिडन, इट इज़ नॉट ओपन अप. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज spina bifida occulta, and that is hidden, and luckily that is the most common type of spina bifida as well. तो जो most common type का spina bifida है that is the most mildest one as well. ठीक है, तो it is hidden and most mildest and most common. तो luckily that is the most common one. That is the spina bifida occulta. इसके अलावा there can be meningocele जहाँ पे meninges, तो वी कैन सी कि इट इज़ द स्पाइना लीस्ट कॉमन वन दैट इज द meningocele, एंड स्पाइनल डिफॉर्मिटी ओनली इन meninges and not the spinal cord. So here we can see the meninges protruding out and not the spinal cord. And the next one that is the meningomyocele जहाँ पे हमारा मोस्ट सीवियर है, एंड वी कैन सी हमारा meninges. इसके अलावा इवन द स्पाइनल कॉर्ड इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, and we can see because of that there can be seizures, there can be loss of sensation, paralysis, bowel bladder issues and all that. ठीक है, तो that is called as meningomyocele. स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा में वी कैन सी कि हमारा सिर्फ जो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है इट इज़ नॉट प्रॉपर, लेकिन इसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड का प्रोट्रूजन या फिर मेनिंजेस का प्रोट्रूजन नहीं हो रहा है. ठीक है, एंड वी कैन जस्ट सी सम सॉर्ट ऑफ डिम्पल्स और some hair present on or maybe some birthmark
present on that particular region, matlab superficially, but we won't see any structure protruding out of the body. That is the spina bifida occulta or the hidden one. ठीक है, सबको clear हुआ कि नहीं? Occulta, meningocoele and the meningomyelocele. ठीक है, 3 different types of spina bifida, and we can see it can be associated with Arnold Chiari malformation. The most commonly we can see along with spina bifida, the Arnold Chiari malformation can also be seen along with that sometimes. ठीक है, तो which also leads to hydrocephalus जो हमने पीछे पढ़ लिया है. ठीक है. Okay, so development abnormalities can occur in 4th month of pregnancy, because basically in the 4th month of pregnancy we can see there can be development of the vertebral structures and all that, and if it is not getting developed properly, that can lead to spina bifida. I hope we are done with this condition. ठीक है. Okay, there can be prenatal or postnatal surgeries, and इसके अलावा we can go for this alpha fetoprotein test. So just remember the name, because again they might ask you this thing. So alpha fetoprotein in the mother's womb, and we can also go for the amniocentesis and all that. So we were trying to access the amniotic fluid from the uterus and from the womb, and eventually we try to check it, and we go for all these proteins and all that. We test it and we figure out whether there is presence of spina bifida or not. Okay, ठीक है. Okay, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट दिस लास्ट कंडीशन. ठीक है, ये लास्ट कंडीशन है, इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत है वो हम फिर कल देख लेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन बस यहाँ तक है. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कंडीशन, दैट इज द सिरिंजोमाइलिया. कैन एनीवन टेल मी सिरिंजोमाइलिया क्या है? Syrinx formation हाँ, in spinal. एग्जैक्टली, देयर इज सिरिंग्स. हाँ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द सिरिंग्स, और हाँ जैसे आपने बताया कैविटेशन है ना, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैविटेशन. लेकिन कैविटेशन होता क्या है? मतलब बेसिकली व्हाट वी कैन सी कि हमारा जो CSF है ना, CSF हमारा स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पे ट्रैवल करता है? सेंट्रल कैनाल में ना. हाँ कि नहीं, सेंट्रल कैनाल, मतलब आगे जाके हमारा जो हमने देखा था कि फोरामेन ऑफ लुश्का जो है वो आगे जाके सब एरेक्नॉइड स्पेस, इसके अलावा सेंट्रल कैनाल में भी कंटिन्यू करता है, एंड इवेंचुअली वी कैन सी हमारा CSF वहाँ. तो वी कैन से कि उसमें जो CSF प्रेजेंट है, उस CSF के अंदर कोई एयर बबल अगर आ जाए, है ना, या फिर कोई भी एयर मॉलिक्यूल अगर उसके अंदर एंटर कर जाए, एंड बिकॉज ऑफ डैट उतने पर्टिकुलर एयर मॉलिक्यूल के अंदर वहाँ पे CSF प्रेजेंट नहीं है, और यू कैन से उतना कैविटी फॉर्म हो गया जहाँ पे हमारा CSF का एब्सेंस है, एंड बिकॉज ऑफ डैट कैविटी दैट कैन लीड टू द कंप्रेशन ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स और सर्टेन रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी वजह से सर्टेन ट्रैक्ट्स जो है स्पाइनल कॉर्ड के वो कंप्रेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें उसका रिस्पेक्टिव जो ट्रैक्ट कंप्रेशन हुआ उसका रिस्पेक्टिव जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिल सकता है, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सिरिंजोमाइलिया. ठीक है, तो देयर इज बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द CSF from the 4th ventricle to the foramen luschka and all that, and if there is this syrinx formation, or you can say there is this cavity or this bubble formation in the brainstem region, है ना, or you can say in the region of the medulla oblongata or the pons region, then we can call it as syringobulbia. बेसिकली बल्बिया टर्म हम अगर यूज़ करते हैं, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट, बल्बा या बल्बर, तो वो अगर हम टर्म यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि वी आर कंसर्न विद द ब्रेन स्टेम. यहाँ पे देखो लास्ट वाले इसमें भी यहाँ पे एक यहाँ पे लिखा है बल्बर पाल्सी या फिर स्यूडो बल्बर पाल्सी. इट मीन्स कि जो नर्व्स हमारी, मतलब कॉर्टिको बल्बर, जो कॉर्टेक्स से बल्बर तक, मतलब कि हमारा ब्रेन स्टेम तक या हमारा मेडुला या पॉन्स तक जो जाता है, या फिर हमारा बल्बर रीजन से लेके जो क्रेनियल नर्व्स निकलती है, तो मतलब इस रीजन को हम बल्बर रीजन कह सकते हैं, या फिर कॉर्टिको बल्बर, या जब बल्बर अगर टर्म आता है इट मीन्स वी आर मेनली कंसर्न विद द ब्रेन स्टेम रीजन. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन से कि अगर हमारा ये सिरिंग्स फॉर्मेशन अगर हमें देखने को मिलता है इन द ब्रेन स्टेम, तो इन दैट केस वी कैन से दैट वो हमारा सिरिंजोबल्बिया, और वी कैन कॉल इट एज सिरिंजोमाइलिया इन केस ऑफ this syrinx formation in the spinal cord. And accordingly we can talk about different conditions जो हमारा ट्रैक्ट जो है, अगर टेम्परेचर अगर अफेक्ट हुआ है तो लैटरल ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट, अगर डॉर्सल ट्रैक्ट अगर अफेक्टेड है तो पोजिशनिंग सेंस एंड ऑल दैट. एंड इसके अलावा द मेन थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट हेयर इज, ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, it begins as lower motor neuron lesion in upper limb, but later on it becomes as upper motor neuron lesion in the lower limb. ठीक है, इट बिगिनस एज अ लोअर मोटर. जितने भी हमारे अपर मोटर, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि अगर हम अपर लिम एंड लोअर लिम को अगर हम इस चीज़ की अगर हम बात करते हैं, वी कैन सी कि अगर हमारा सिरिंजोबल्बिया हो रहा है या फिर सिरिंजोमाइलिया अगर हो रहा है,
that is being formed, that will be formed in the upper section of the spinal cord ना, because हमारा foramen luschka जो है अगर उसका obstruction हुआ है तो in that case upper section of the spinal cord जो है वहाँ पे हमारा ये syrinx formation है, and because of that first of all हमें upper limbs में हमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, एंड इवेंचुअली दैट डिफॉर्मिटी और दैट जो भी पैरालिसिस है या फिर टेम्परेचर लॉस है या जो भी प्रोप्रियोसेप्शन लॉस है वो इवेंचुअली दैट विल ट्रेवल डाउन टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड इवेंचुअली हमारा लोअर लिम्स में हमें वो देखने को मिलेगा, लेकिन इट विल स्टार्ट इन द अपर लिम्ब बिकॉज मोस्टली हमें जो सिरिंजोमाइलिया देखने को मिल रहा है दैट कैन बी सीन इन द अपर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. एंड इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म लिखा है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, एज मतलब ये स्टार्ट होता है एज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन and then eventually it becomes like an upper motor neuron region. So basically they are concerned with the muscle tonicity. मतलब lower motor neuron region में muscle tone क्या होगा, high की low? Lower motor neuron, हाँ low होगा ना, हाँ, and upper motor neuron region में muscle tone जो होगा वो high होगा. तो it means जितने भी हमारे upper motor neuron lesions होते हैं they basically start as a lower motor neuron lesion. Let's say एक इंडिविजुअल है, उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की राइट अवे नेक्स्ट डे से ही उसकी स्पास्टिसिटी हमें मिलेगी बॉडी में. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बिहेव लाइक अ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जहाँ पे मसल पैरालाइज्ड है एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म एक्टिविटीज एंड ऑल दैट, एंड इवेंचुअली बिकॉज इवेंचुअली वो हमारा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, तो इवेंचुअली वो इंडिविजुअल जो है वो मसल टोन इंक्रीज करेगा एंड स्पास्टिसिटी शो करेगा. तो यू कैन से कि इट बिगिंस एज अ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन टाइप कंडीशन, and eventually it you can say takes up the features of the upper motor neuron lesion. सबको समझ आया कि नहीं? कोई भी ब्रेन इंजरी या कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर होती है तो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स वहाँ पे मतलब मसल पैरालिसिस तो होगा, लेकिन इसके साथ में जो मसल टोनिसिटी वगैरह जो है it will be first of all it will go into flaccidity na. First of all it will go into flaccidity and eventually it will start developing the spasticity. So we can say it starts as a lower motor neuron lesion type and then eventually it gets converted into an upper motor neuron lesion type. ठीक है, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में जहाँ पे फ्लैसिडिटी है तो वहाँ तो सिंपली इट वेंट इनटू फ्लैसिडिटी एंड वो कंटिन्यूसली हमारा फ्लैसिड ही रहा, तो अब हम बोल सकते हैं कि वो हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कंडीशन है. सबको ये क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर that it begins as lower motor. First of all there will be flaccidity and eventually the person will develop spasticity. ठीक है, that is the syringomyelia. Okay, and because of that of course depending upon the tracts which are getting affected we can see the pupil might not be working properly, or there can be drooping of the eyelid, or there can be anhidrosis, that is the lack of sweating, or there it can be unilateral as well as bilateral. Again it all depends upon the tracts which are getting affected. So that is why we need to go for tailored PT ना. मतलब अगर हमारे पास दो केसेस है विथ सिरिंजोमाइलिया, तो एक केस में वी कैन से कि हमारा पोस्टीरियर कॉलम जो है वो कंप्रेशन हुआ है, उसका वो इफेक्ट हुआ है. दूसरे केस में वी कैन से हमारा लैटरल ट्रैक्ट जो है वो इफेक्ट हुआ है. तो दोनों केस में हमें सिम्टम्स जो होंगे वो अलग अलग देखने को मिलेंगे एंड इवेंचुअली उनका जो पीटी जो होगा वो भी हमें अलग अलग तरह से कैरी आउट करना पड़ेगा. इट डजंट मीन कि दो केसेस में अगर सिरिंजोमाइलिया है तो दोनों में हमें सेम ही करना है. ठीक है, तो दोनों में हमें अलग अलग टाइप का जो पीटी मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे रोक देते हैं. इसके बाद हमारे थोड़ी कंडीशन है और आई नो ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है एंड आई थिंक थोड़ा सा मोनोटोनस भी हो रहा है, लेकिन कंडीशंस एटलीस्ट हम सारी यहाँ पे इसकी बात कर लेंगे. मेनली इसमें इंपॉर्टेंट हमारी टर्म्स है. एल्जाइमर्स इंपॉर्टेंट है, डेलीरियम एंड डिमेंशिया वो टर्म समझना है, पोलियोमाइलिटिस क्या होता है, GBS समझना ज़रूरी है, एंड ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की हम बात कर भी चुके हैं पहले ना. देयर इज़ कंप्रेशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. ये बेसिकली मैंने वो बनाया, मतलब ब्रेन स्टेम है, यहाँ से हमारा ट्राइजेमिनल नर्व निकल रहा है जिसका V1, V2 एंड V3 ये तीन है ना, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर, तीन इसके ब्रांचेस होते हैं ना हमारे ट्राइजेमिनल नर्व के. एंड ट्राइजेमिनल नर्व का फंक्शन क्या होता है? इज इट सेंसरी, इज इट मोटर और इज इट बोथ? मिक्स्ड. इट इज मिक्स्ड, इट इज बोथ है ना, ट्राइजेमिनल का बोथ होता है ना. एंड इफ देयर इज एनी कंप्रेशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, अगेन ये कंडीशन हमें ओल्डर इंडिविजुअल में देखने को मिलेगा जहाँ पे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हमारे जो स्ट्रक्चर्स है वो सैग डाउन कर रहे हैं. एंड वी कैन सी हमारे ये जो बेसलर आर्टरी है, ये हमारी मतलब ये मैंने बहुत वेग डायग्राम बनाया है, लेकिन वी कैन सी हमारे ये वर्टिब्रल आर्टरीज है जो कि आगे जाके हमारा बेसलर आर्टरी बनाता है. एंड बेसलर आर्टरी से हमारा यहाँ पे एक आर्टरी निकल रही है, दैट इज़ द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी.
हमारी सेरिबेलम के लिए 3 आर्टरीज होती है ना, सुपीरियर सेरिबेलर, inferior हाँ cerebellum and इंफीरियर, posterior inferior. हाँ एंटीरियर इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कि इवेंचुअली हमारे सेरिबेलम के लिए सप्लाई करती है। तो वी कैन सी इन तीनों में से हमारे सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो होती है, इट कंप्रेसेस the trigeminal nerve, and because of that it is becoming sad here। तो इस तरह से बनाया गया इसको, and that's why that leads to all these this sudden paroxysmal pain, जो sudden pain हमारा फेशियल रीजन पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा पेरिफेरल नर्व्स एंड उसके अलावा हमारा बल्बर पाल्सी, स्यूडो बल्बर पाल्सी, एंड देन इसके बाद एक कंडीशन है दैट इज स्यूडो बल्बर इफेक्ट। आप लोगों ने ये वाली मूवी देखी है, जोकर मूवी जो अभी लेटेस्ट आई है, किसी ने देखी है कि नहीं? इससे, या फिर अगर मूवी नहीं देखी होगी तो एटलीस्ट आपने मे बी कोई बहुत बड़ा फेमस कैरेक्टर है ये, कोई अपने कोई वीडियो या कुछ देखा हो, मे बी इंस्टाग्राम पे कोई रील देखा हो कुछ, है ना। तो एक इससे पहले डार्क नाइट आई थी, वहाँ पे एक जोकर था, एंड उसके बाद एक दूसरा वाला, तो मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने मूवी देखी होगी, या फिर अगर आप नहीं देखी है तो जस्ट हैव अ लुक एट द वीडियो। आप इस मतलब वीडियो देखोगे ना, तो आप लिख देना जोकर मूवी लाफ्टर एंड ऑल दैट, ऐसे लिखोगे यूट्यूब पे तो वो खुद आ जाएगा। तो यू विल सी कि ही हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, वो अनकंट्रोल्ड लाफ्टर था, एंड ही यूज्ड टू फेस ऑल दिस criticism and all that in the world because of that thing। तो वहाँ पे कोई भी सिनेरियो है and that person doesn't want to laugh, लेकिन still that person has this uncontrolled urge of laughter, that is called as pseudo bulbar effect। बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है, एक बार आप इसको देखना, इसको हम कल डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, एंड एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल अननोन फॉर दिस कंडीशन, बट वी कैन टॉक अबाउट दिस कंडीशन एज वेल, ठीक है, स्यूडो बल्बर इफेक्ट। तो ये हम कल थोड़े से कंडीशन इसको मे बी हाफ एन आवर में इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रो टुमारो, ठीक है। कल हम इलेक्ट्रो स्टार्ट कर देंगे, एंड थोड़ी बहुत कंडीशन हमने यहाँ तक तो बात कर ली, हम इसको यहाँ से ADHD से नहीं कहाँ से हमें करना है, हाँ यहाँ से करना है हमें, हाँ ADHD से, ठीक है, यहाँ से वी विल जस्ट कंटिन्यू दिस, ठीक है। ओके, कोई डाउट किसी को? नहीं? ओके, सो लेट्स वाइंड अप, एंड कल हमारा न्यूरो डन हो जाएगा, एंड उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रो, ठीक है। Thank you, sir. ओके, थैंक यू, sir. थैंक यू, Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ओके, थैंक यू।